ये साइक टेस्ट होने के बाद मुझे इतना कंफर्म हो जाता था कि एनडीए टाइम पे तो मेरे को ये था, हाँ मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन जब ये हम्म, 2 एंट्रीज में मैंने अपने साइक टेस्ट दिए तो मुझे हम्म, कंफर्म था कि अगर अब मैं जीटीओ या इंटरव्यू में कोई गड़बड़ भी कर देता हूँ तो जो हम्म, हमारे साइकोलॉजिस्ट साहब हैं, विल हम्म, फाइट फॉर मी इन द कॉन्फ्रेंस कि ओके, मैंने उतना अच्छा परफॉर्म किया है वहां पर। ओके। तुम अपनी तरफ से अपनी पॉजिटिव चीजें दिखाओ। एंड ग्रेजुएशन के बाद मेरी ये अप्रोच रही है कि सर देखो, मैं तो अब पॉजिटिव चीजें लेके आया हूँ अपनी, और जो हम्म, मैं बताऊंगा सब अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। हम्म, नेगेटिव ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी, आपको ओके। मिलती है तो ढूंढ लो और नहीं मिली तो रिकमेंड कर देना। नहीं वो टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही है या नहीं रही। ये बड़ा तो कॉमन उसका क्वेश्चन है। वो थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे वो इंटरव्यू ऑफिसर पूछते हैं मेरे से, ओके साहिल टेल मी अबाउट योर गर्लफ्रेंड। तो हम्म, मैं कह रहा हूँ कि नो सर आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। तो हम्म, फिर एकदम से उनके एक्सप्रेशन देख के ना हंसी आ जाती है, वो फिर ऐसे हम्म, बोलते, ओ साहिल सीरियसली यू आर सच अ स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय विद सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर हम्म, मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि सर ये जो आप एक्टिंग कर रहे हो ना ये अच्छी नहीं है सर वैसे। वो जैसे बैंगलोर में भी वो मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे थे, तो उसमें हम्म, मैंने अपनी एक फ्रेंड शताक्षी के बारे में बताया था, तो ही सेड कि अच्छा टेल मी 2 थिंग्स जो शताक्षी ने तुम्हें इंटरव्यू में जाने से पहले बोली थी। हम्म, तो कि तुम्हारा इंटरव्यू के लिए उन्होंने कुछ कुछ ऑल द बेस्ट कुछ तो बोला होगा। तो आई हम्म, सेड कि सर एक तो ये थी कि शी सेड दैट आई एम अ ब्लेंड ऑफ काम एंड बोल्ड पर्सनालिटी, तो आई हैव टू मेंटेन दैट ड्यूरिंग माय एसएसबी इंटरव्यू। तो बोले हम्म, और तो और मैं सोच आज के फिर कह रहा हूँ, सर शी हैव आल्सो सजेस्टेड टू मी टू वियर दिस पिंक शर्ट टू इम्प्रेस यू। तो फिर वो हंसने लग समझ गए। गया। तो फिर जैसे ही मैं बाहर जा रहा था उन्होंने बोला कि साहिल वेट। हम्म, तो मैं पीछे मुड़ा, यस सर। तो बोले ओके कीप स्माइलिंग लाइक द सेम। तो बोले हम्म, कि अच्छा लगा मुझे, यू वर स्माइलिंग थ्रू आउट योर इंटरव्यू। मैं कहा थैंक यू सर। फिर मैं हम्म, आ गया था। तो मैम हम्म, वो चीजें मैटर करती हैं कि तुम कितना रिलैक्स रहते हो, कितना ऑर्गेनाइज वे में आंसर देते हो इंटरव्यू के लिए। तो वो जो कमांडर था उनको कोई वो बॉम्ब डिफ्यूजन वाला वो मिला था राइट। कमांड टास्क जिसमें बॉम्ब लेके आना था, तो उनको कुछ आइडिया वगैरह आ नहीं रहा था। हम्म, उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताया होगा, जीटीओ ने फिर चेंज कर दिया कि कलर चेंज हो गया, ये हो गया। एंड हम्म, फिर जीटीओ सर बोलने लगे, आधा टाइम रह गया, फिर लास्ट में सर ने बोल दिया कि नाउ यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। एंड उन्होंने काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया, टेन ओके। नाइन एट ये जनरली तो डू। वो कमांडर ने मैम क्या किया कि वो कहता है सबॉर्डिनेट्स को, मेरे फ्रेंड को कहता है, गो टेल माई मदर दैट आई हैव डाइड फॉर नेशन। एंड वो कूद जाता है अंदर, बॉम्ब उठा के फिर जीटीओ सर को दे देता है यूरो से। तो पहले तो बहुत देर तक जीटीओ सर हंसते रहे। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि तुम यहीं रुको। फिर जीटीओ सर चले जाते हैं, सारा काम वाम रुको आके, फिर सारे जीटीओ को इकट्ठा करके लेके आते हैं वो। ओके। फिर कहते हैं कि अब जो तुमने किया ना वो दोबारा करो। फिर वो दोबारा करता है, फिर सब दोबारा हंसते हैं। Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and today we have Sahil with us. Sahil is All India rank 57 in CDS IMA. He is not only one but 3 times recommended candidate. He got recommendation for NDA, AFCAT and CDS and ये इंटरव्यू काफ़ी डिटेल्ड इंटरव्यू है। यहाँ पे हमने उनकी पूरी जर्नी को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, उसके साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स को भी डिस्कस किया है। आई एम श्योर दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। Sahil, welcome to the platform. And I'm very excited for this interview because you are going to become the first officer from your family. Along with that, I'm very curious to know because आप बहुत स्टूडियस किड थे। पूरी आपकी जो जर्नी मैंने सुनी है, 90 प्लस मार्क्स हैं आपके। उसके साथ साथ आपने कुछ भी करियर चूज कर सकते थे, राइट? बट आपने फिर आर्म फोर्सेस चूज किया। सो आई वांट टू नो द रीजन फर्स्ट एंड आपकी अब तक की जर्नी कैसे रही है, कुछ अपने बारे में बताइए साहिल। First of all, ma'am, I would like to thank you for inviting me on this platform, and it's a pleasure for me interacting with you. एंड जर्नी मेरे बारे में अगर मैं बताऊं तो सो आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल विलेज फ्रॉम बहादुरगढ़ सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट। एंड यही था मैम कि बचपन से मेरे को फौज में जाना था। एंड इसीलिए मैंने स्कूल से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मेरी स्कूलिंग बहादुरगढ़ से ही हुई है। हम्म, एंड एनडी अटेम्प्ट्स मैंने दिए थे। हम्म, और एनडी में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ था, बट उसमें फिर मेरिट मेरी रही नहीं, मैं नहीं उसमें ज्वाइन कर पाया। ओके, फ्लाइंग के लिए मैं अनफिट था, एंड ग्राउंड ड्यूटीज की मेरी मेरिट नहीं आई थी। हम्म, एंड मैम वही है कि मतलब मेरा बचपन से थोड़ा मोटिवेशन मेरी फैमिली को लेकर था, क्योंकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं और जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो आर्मी से ही थे। मेरे ग्रेट ओके, ग्रैंडफादर जेसीयू थे, सूबेदार रैंक पे। हम्म, एंड मेरे ग्रैंडफादर हवलदार रैंक से रिटायर थे। तो ओके, ये था कि मैं अपनी फैमिली में भी पहला ऑफिसर बनना चाहता था। एंड बेसिकली हमारे गांव से भी कोई अभी तक ऑफिसर एंट्री से किसी ने ज्वाइन नहीं किया था। हम्म, बट स्टिल हमारा जो गांव है, हमारी सिटी है, इवन हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है फेमस है फॉर प्रोड्यूसिंग जो ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स। वो ओके, और क्या कहते हैं, बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है उसको लैंड ऑफ मार्टियर्स के नाम से भी जाना जाता है, जलचर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा स्टेट। तो ओके, ये चीज़ें जो है मुझे स्टार्टिंग से बचपन से जो है थोड़ा मोटिवेट करती थी। हम्म, एंड और उसके बाद मैंने कॉलेज में एनसीसी ज्वाइन करी थी, तो एनसीसी ने भी मुझे बड़ा मोटिवेट करा मैम।
हम्म। क्योंकि एनसीसी में मेरा जैसे ये था कि एक एक जनरेशन गैप हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे फादर फोर्सेस में होते तो मैं ओके। कहीं कैंटोनमेंट एरिया में रह रहा होता, एंड मेरा इंटरेक्शन थोड़ा काइंड ऑफ मेरा आर्मी या आर्म फोर्सेस रिलेटेड एनवायरनमेंट रहता, जो नहीं था। काइंड बिल्कुल। ऑफ मेरे फादर सिविल में थे, तो एक सिविल एनवायरनमेंट ही रहा है मेरा। हम्म। और बट जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी तो मेरे को थोड़ा वो आर्म फोर्सेस वाला एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट मिला, थोड़ी वो स्ट्रिक्टनेस थी, सीनियर्स जो है डिसिप्लिन मेंटेन करते थे ड्रिल वगैरह में। तो वो हम्म। चीज़ें जो हैं उनसे मेरे को और मोटिवेशन मिला, मैंने इंटरेक्ट किया ऑफिसर्स के साथ अपने एनसीसी टेन्योर में। तो राइट। देखा कि यार कितनी कितनी एडवेंचरस लाइफ है उनकी, क्या क्या उनके किस्से हैं। तो हम्म। उन चीज़ों ने मेरा जो मोटिवेशन था उसको और ज़्यादा स्ट्रोंग कर दिया, कि फिर तो मेरे को कॉलेज में जाने के बाद तो यही हो गया था कि और कोई करियर ऑप्शन तो मेरे लिए नहीं है, मैं जो है फोर्सेस के लिए ही बना हूँ। एंड एट द एंड मेरे को यहीं जाना है, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए। तो बस यही था कि मेरे को जाना फोर्सेस में ही है। एंड हम्म। उनकी जो जो क्वालिटीज होती है मैम, जैसे सीनियर्स की क्वालिटीज से मैं बड़ा इम्प्रेस था कि वो बड़े सेल्फलेस थे हमें लेकर, हमारे लिए किसी भी टाइम अवेलेबल थे। तो वो एक हम्म। एनवायरनमेंट ऐसा मेरे को पसंद आ गया था कि यही है मेरे लिए। ओके। तो ये था। आई मीन वो एंड जब चीजें होनी होती है तो हाँ कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। मुझे लगता है आपको एनसीसी ने काफी हेल्प किया है। जब साहिल आपकी हाँ मेरी जी। लास्ट टाइम बात हुई थी तो आप 2 बार रिकमेंडेड थे, एंड जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं यू आर 3 टाइम्स रिकमेंडेड कैंडिडेट। एंड आई थिंक ये पहला हाँ इंटरव्यू जिसने कोई भी जिसका मैं किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही हूँ जो एनडीए, एफकेट एंड सीडीओ तीनों से रिकमेंडेड है। तो पहले हम थोड़ा रिटर्न पे फोकस करते हैं साहिल। इफ आई टॉक अबाउट एफकेट एंड सीडीएस, आपने साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करी है, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं बट वो बैलेंस आउट नहीं हो पाता है। So how did you balance this thing? And if there is anything you want to suggest to somebody who's preparing for both the paper but trying to face difficulty in managing it, so anything you want to highlight? मैम सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे जब मैंने एनडीए टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो वो कोविड से पहले का टाइम था। तो उस टाइम Okay. पे थोड़ा चीजें सर्च करना, रिसोर्सेज जो है वो मुश्किल से मिलते थे। बट जब Mm-hmm. वो कोविड टाइम आया एंड ऑनलाइन चीजें स्टार्ट हो गई, तो नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स हैं जिसपे आपको रिसोर्सेज भर भर के मिल जाएंगे। Okay. तो सबसे पहली चीज तो यही है कि मैम इजीली तुम्हारे पास कोई ना कोई कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली है। Mm-hmm. तो जो मेहनत है अगर तुम्हारी पूरी है तो तुम इजीली एग्जाम जो है क्लियर कर सकते हो। Right. एंड सीडीएसएफ केट के लिए मैं कहूँ तो मैम जो बेसिकली जो इंग्लिश का सिलेबस है वो उनका बिल्कुल ही सिमिलर है। तो उसके लिए Mm-hmm. कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। अगर Okay. एफ केट पे आते हैं तो जो एक रीजनिंग पार्ट होता है एंड मैथ्स का पार्ट आता है, तो Mm-hmm. उसके लिए जैसे एक सीडीएस जर्नी करके यूट्यूब चैनल है मैम, Right. उसमें फ्रीली वीडियोस अवेलेबल हैं। एक 6 घंटे की वीडियो है मैथ के लिए, एक Mm-hmm. 4-5 घंटे की रीजनिंग के लिए है। तो अगर Mm-hmm. आप वहां से एक बारी वो वीडियो देख लेते हो एंड थोड़े बेसिक समझ लेते हो, एंड कुछ बिल्कुल। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या इंटरनेट से कोई भी क्वेश्चंस आप एफकेट रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करते हो, तो Mm-hmm. ये चीज़ें इजीली कवर अप हो जाती हैं। एंड बिल्कुल। जीएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, फ्री वीडियोस जो हैं वो इनसाइट एसएसबी यूट्यूब चैनल पे हैं। वो Mm-hmm. मैम एक प्लेलिस्ट बना देती हैं, वैशाली मैम 6-7 वीडियोस होती Right. हैं उसमें। तो एफकेट के लिए वो इनफ है। एफकेट जो है कई बार तो हम जो दोस्त थे हम डिस्कस करते थे, तो कई बार हम बोलते थे यार कि एफकेट को तो हम रिटर्न एंट्री में ही काउंट नहीं कर रहे हैं, वो हो जाता है क्लियर, बड़ा इजी है अगर अगर Right. थोड़ी थोड़ी सी डेडिकेशन कंसिस्टेंसी बना के रखे तो। बाकी Mm-hmm. सीडीएस एज कम्पेयर टू एफकेट थोड़ा सा टफ है। एंड Mm-hmm. उसमें जो रीजनिंग हो गया, रीजनिंग जैसे मैक्सिमम लोगों की जो अच्छी होती है वो एफकेट में आती है, वो सीडीएस में नहीं है। Right. और मैथ्स जो है एफकेट की इजी है, वो सीडीएस की थोड़ी एडवांस लेवल की हो जाती है। Mm-hmm. तो उसमें थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा। Mm-hmm. एंड उसके लिए भी अगर मैं कहूँ तो मैम हम सब्जेक्ट वाइज अपने टारगेट सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने करा था कि इंग्लिश में मुझे 70+ स्कोर करना है। Mm-hmm. एंड मैथ्स में मैं 50+ लेके चल रहा था, एंड जीएस मेरी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है तो मैंने 35+ का टारगेट रखा था अपना। Okay. और Mm-hmm. जो है फ्रीली अवेलेबल है सोर्सेज, वहां से पढ़ सकते हो, आप बुक्स ले सकते हो। मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे बंदों को बहुत दिक्कत होती है मैथ्स में, तो Mm-hmm. आई से कि जो सिलेबस है एक बारी वो चेक करो, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो दे रखे हैं। एक बारी उनको कहीं से भी यूट्यूब से कहीं से भी सर्च कर लो, एक बारी उसका बेसिक देख लो कि भाई क्या चीज़ है ये, काइंड ऑफ क्या सिलेबस, ये टॉपिक है क्या। बिल्कुल। और फिर जब एक दिशा पब्लिकेशन करके मैम बुक आती है जिसमें तुम्हारे 20 से 20 साल, 15-20 साल तक के प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आएगा। हैं टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करके दिए होते हैं, तो हम्म। उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम्म। उससे मैथ्स में हमारी एक्यूरेसी हो गई, हमारी स्पीड हो गई, वो इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल। मैथ्स के लिए इतना है, बाकी इंग्लिश के लिए कहीं भी कोई भी अगर आपको जो भी बुक मिल जाए मैम, मैं तो यही कहूँगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कहीं से भी पढ़ लेते हैं। राइट। जैसे जैसे वो मैं अभी 12th फेल मूवी देख रहा था, तो उसमें वो डायलॉग बार बार रिपीट हुआ है, जैसे अब्दुल कलाम सर थे वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे, हमारे हम्म। पास तो फिर भी इतने रिसोर्सेज हैं।
तो बिल्कुल। कहीं से भी पढ़ सकते हैं मैम, और वो सिलेबस मोर और द लेस जो है हर जगह सेम ही रहता है। एंड हम्म। इवन ऑफलाइन कोचिंग मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली होती है। एंड बिल्कुल। आई वुड से कि अगर अगर तुम चाहते हो तुम खुद भी कर सकते हो, इतना फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है तुम्हारे पास। बट इफ़ हम्म। यू वांट कि तुम्हें कोई कोचिंग वगैरह ही करनी है, तो ऑनलाइन कोचिंग यू कैन गो फॉर दैट। 3-4 हज़ार की, ज़्यादा महंगी नहीं आती। एंड हम्म। इवन आप अगर कॉलेज लाइफ में हो तो हम्म। जो है दोस्त वो मिलकर साथ ले सकते हैं। जैसे हम 3-4 बंदे फ्लैट पे रहते थे, तो मेरी आईडी से हमने परचेज कर लिया था, बट हम सब वीडियोस उससे देख लेते थे, तो वो बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं पड़ा था हमें। बिल्कुल। तो आई वुड से रिटर्न प्रिपरेशन बड़ी इजी है। बस हम्म। अपनी तरफ से मेहनत में कमी नहीं छोड़नी है मैंने। ओके। अगर मैं साहिल बात करूं, जैसे हम एनडीए के बाद हम एसएसबी जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो फर्क हम फेस करते हैं, या इंटरव्यू के लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग में भी फर्क होता है। तो आपने एनडीए, एफकेट और सीडीएस तीनों के एसएसबी दिए। तो तीनों के एसएसबी के अंदर जब हम एफकेट के एसएसबी के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं तो कुछ चेंज आपने फील किया हो, एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ सीडीएस एंड एनडीए? इज देयर एनीथिंग यू हैव सेंस्ड एनी चेंज इन द पैटर्न ऑफ टेकिंग द सिलेक्शन, और इट वाज क्वाइट द सिमिलर? मैम देखो, ऐसा है कि जैसे एनडी एंट्री में जा रहे हो, तो वो हम्म। बंदे जो है 12th क्लियर करी होती है, उन्हें बच्चों वो राइट। बच्चे ही होते हैं। अगर कोई ऑफिसर देख रहा है तो उनको ऐसा बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं वो। हम्म। तो इतना कुछ वो काइंड ऑफ स्ट्रिक्टनेस और वो उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि एक 12वीं क्लास के बच्चे से, जो हम्म। बिल्कुल ही 17-18 साल का है, तो उससे बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस अलग होंगी। एंड हम्म। एक बंदा जो ग्रेजुएशन करके जा रहा है वो 21-22 साल का है, बंदे 23 साल के भी इंटरव्यू देने आते हैं, तो बिल्कुल। उनसे ऑब्वियसली जो है वो एक्सपेक्टेशंस उनकी अलग रहेंगी। हम्म। तो इतना डिफरेंस मैंने ऑब्जर्व करा है कि वो थोड़ा और मैच्योर बिहेवियर जो है वो डिमांड करते हैं। बट बिल्कुल। हाँ, जैसे बंदे बोलते हैं कि कई बार मुझे भी डाउट आता था कि एनडीए से अगर मैं ग्रेजुएशन एंट्रीज में जा रहा हूँ तो एसएसबी जो टफ हो जाती है, मुश्किल हम्म। होता है क्लियर करना। बट आई हम्म। वुड से कि जो बीच में जो तुम्हारा 3-4 साल का गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंड हम्म। अगर वो तुमने प्रॉपरली यूटिलाइज किया है, अगर राइट। उसमें हमने चीजें प्रॉपरली एक अच्छा एक्सपोजर लिया है, खुद पर काम किया है, जो 3-4 साल में हमारी जितनी भी वीकनेसेस हमें लगती थी, अगर वो हमने इम्प्रूव करी हैं, तो आई वुड से कि इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा मेच्योरिटी लेवल वो बढ़ने ही वाला है 2-3 साल में। तो बिल्कुल। उतना जो एनडीए से मैं अगर ग्रेजुएशन एंट्रीज की बात करूँ तो इतना फर्क नहीं होता, अगर तुमने और प्रॉपर वे से एक सही तरीके से अगर तुमने अपनी प्रिपरेशन करी है तो। हम्म। लेकिन जो एफकेट और सीडीएस के एंट्रीज का जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो एसएसबी प्रोसीजर में ये हो जाता है मैम, कि ठीक है। सीडीएस में दूसरे दिन सुबह अपना उठ के नहा धो के हम तैयार होके अपना साइक टेस्ट देने जाते हैं। राइट। एंड एफकेट में उसी दिन रहता है, तो बड़ा हेक्टिक सा हेक्टिक हो हो जाता जाता है वो थोड़ा, है। कि शाम को ही हमारा साइक टेस्ट हो रहा है। तो जैसे हम्म। मैं जब जाने वाला था तो मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि यार पहले दिन ना जल्दी सो जाएंगे, हम्म। और ताकि क्योंकि कल का दिन बड़ा ऐसे बड़ा होने वाला है, और फिर बिल्कुल थक जाते हैं बंदे शाम राइट। तक। और फिर वो जैसे फिर वो रील्स वगैरह शेयर करते हैं, कि वो एक रील आती है जिसमें बंदे का पूरा पसीना ही पसीना आ रहा है और डरा हुआ है कि भाई अब साइक टेस्ट होने वाला है शाम को ही। तो वो हम्म। चीजें हैं कि तुम थोड़ा सा ये चीज ध्यान रख सकते हो कि एक दिन पहले स्क्रीनिंग से जो पहले वाली रात है उसमें तुम टाइम से सो जाओ। बिल्कुल। उसके अलावा उसके अलावा तो मैम थोड़ा बहुत जीटीओ स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस हो जाता है, कि जो एयरफोर्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी वो थोड़ी हाइट पे होते हैं। तो राइट। इतना वैसे इतना कोई फर्क नहीं है आई वुड से। एक जीटीओ में पीजीटी में अलग से थोड़ा रूल चेंज था, कि आर्मी में जो है तुम कैंटिलीवर बना के तुम 4 फीट डिस्टेंस कवर कर सकते हो अगर दूसरे स्ट्रक्चर पे जाना है तो। ओके। लेकिन एयरफोर्स में तो जो हमारे जीटीओ साहब थे उन्होंने क्लियर इंडिकेशन दिया था कि तुम 4 फीट एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर पे जा सकते हो, लेकिन तुम प्लैंक या बल्ली से किसी स्ट्रक्चर पे 4 फीट नहीं कूद सकते। तुम्हें वो डायरेक्ट ब्रिजिंग करनी होगी तुम्हें। ओके। चाहे अगर तुमने प्लैंक लगाया उसके बाद तुम बल्ली लगाओ, दो स्ट्रक्चर्स के बीच का एरिया वो कंप्लीटली ब्रिज होना चाहिए। तो बीच में एक दो बंदों को समझ भी नहीं आया था, तो उस वजह से उनको बड़ा नुकसान नुकसान हुआ था जीटीओ में। तो ओके। ये चीजें हैं, और बाकी इतना कुछ ऐसे डिफरेंस है नहीं। वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो ऑब्वियसली बढ़ेंगी, बट इजिली हम लोग कर सकते हैं मैम उसको तो। राइट साइड। अभी थोड़ा आपकी जर्नी पे बात करते हैं, जो आपने पूरा एक्सपीरियंस किया है, और वही मेरे ख्याल से काफी प्रोडक्टिव चीज होगी। स्टार्टिंग विद द स्क्रीनिंग टेस्ट। अब आपको भी पता है कि स्क्रीनिंग रेशियो कितना कम है, एंड इट डिपेंड्स टू सेंटर। काफी बार तो ऐसा होता है कि बहुत 50% से भी कम कैंडिडेट स्क्रीनिंग हो पाते हैं, और वहां पे ही अगर आप हट जाते हो तो आप 5 दिन तो रुक ही नहीं पा रहे सिलेक्शन के लिए। सो हाँ एनीथिंग जी मैम। पर्टिकुलरली यू वांट टू हाईलाइट व्हेन इट कम्स टू द स्क्रीनिंग टेस्ट? मैम स्क्रीनिंग का देखो, ऐसे कि एनडी टाइम पे तो मैं स्क्रीनिंग हो जाता था, बट हाँ एक बारी ग्रेजुएशन में मैंने जब अपियरिंग 5th सेम में जो एफकेट दिया था मैं उसमें स्क्रीन आउट हो गया था। तो ओके। मुझे भी ऐसे थोड़ा ऐसे डर सा हो गया था कि यार अब इतनी प्रिपरेशन करके जा रहे हैं और स्क्रीन आउट हो गया, इतनी दूर से वापस आना पड़ा। और हम्म। मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो स्क्रीन आउट हो रहे थे। तो हम्म। हमारे एक सीनियर थे मैम, अवनिंदर सर थे, वो 21वीं बारी में रिकमेंड हुए थे, करेंटली इज इन एयरफोर्स एकेडमी।
तो ओके। उन्होंने जो 23 अटेम्प्ट्स दिए थे उसमें से वो 20 बार ही स्क्रीनिंग हो गए थे। तो हमने उनसे पूछा कि सर मतलब ऐसे क्या आपकी ट्रिक है जो आप हर बार स्क्रीनिंग हो जाते हो। तो हम्म उन्होंने मैम कुछ छोटी मोटी चीज़ें बताई थी जो हम काइंड ऑफ फॉलो कर सकते हैं हमारे स्क्रीनिंग प्रोसेस के टाइम पे, कि एक OIR जो है हम्म वो इम्पोर्टेंट रहता है मैम। कि हम्म अगर हम उसको प्रॉपरली जो है अच्छे से तैयारी करके जाते हैं एंड हमारी OIR जो रेटिंग 1 या 2 आती है, तो बिल्कुल। वो चीज़ बेटर रहेगी। एंड हम्म उसके अलावा फिर मेन जो उन्होंने बताया था कि स्टोरी जो है तुम एक प्रैक्टिकल स्टोरी लिखो, वो इजी सी, मतलब नॉर्मली जो बिल्कुल अलग थीम ना लेके जाओ, कि हो सकता बिल्कुल। है कि दूसरे बंदों से भी मैच हो जाए, वैसा कॉमन सा थीम बना सकते हो। हम्म एंड नरेशन के टाइम पे उन्होंने बोला था कि नरेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है स्क्रीनिंग प्रोसेस में। तो बिल्कुल। जैसे वो GTO साहब जो ब्रीफिंग करते हैं कि कीप योर नरेशन टू अराउंड 1 मिनट, तो बंदे राइट। उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं हम्म एंड वो स्पीडली बोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो बीच में कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। राइट। एंड वो रेयर केस होता है मैम कि वो बंदा खुद को संभाल ले एंड फिर आगे की जो है नरेशन वो प्रॉपरली करते, लेकिन जो बंदे डिसेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल। जैसे कोई गांव के एरिया से आता है या उसने कोई ऐसी खास प्रिपरेशन नहीं करी होती, तो हम्म उसके लिए बड़ा मुश्किल रहता है। वो एक बार ही अटकेगा, डिमोटिवेट होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। उसके बाद बिल्कुल। वो 2-3 बार और अटकता है एंड फिर GTO साहब जो वो नेक्स्ट बोल देते हैं। एंड हम्म वहाँ जो है वो फिर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ही जा चुका है, फिर GD में सेल्फ भी डाउट आ पार्टिसिपेट जाता नहीं है। कर पाते। तो बिल्कुल। अवनिंदर सर ने बोला था कि नरेशन पे तुम बहुत ज्यादा फोकस करो और हम्म उसको स्लोली नरेट करो, बिल्कुल प्यार से काम बिहेवियर दिखा के कि तुम बिल्कुल रिलैक्स बैठे हो। बिल्कुल। एंड बेशक 1 मिनट की जगह अगर 1 मिनट 15-20 सेकंड भी तुम्हें लग जाती हैं, हम्म लेकिन तुम्हारे एक्शंस जो हैं वो रिपीटेटिव नहीं है और तुम राइट। अच्छे से फ्लुएंसी में बोल पा रहे हो, हम्म तो GTO सर नेक्स्ट नहीं बोलेंगे और तुम कहीं अटकोगे भी नहीं, तो नरेशन तुम्हारी अच्छी हो जाएगी एंड बिल्कुल। ग्रुप के ऊपर भी एक अच्छा इम्पेक्ट जाता है। फिर बिल्कुल। मैम एक मेरे और सीनियर थे, वो जो लास्ट टाइम AIR 1 आए थे, तुषार सर। तो हम्म उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप दी थी कि जैसे हम क्या होता है, हम अपनी नरेशन का वेट कर रहे हैं, दूसरे बिल्कुल। बंदे नरेट कर रहे हैं, तो हम हम्म टोटली ना खुद में ही खोए रहते हैं कि हम खुद खुद की स्टोरी सोचे जा रहे हैं। बट हम्म सर ने बोला था कि इस टाइम तुम अपनी स्टोरी को साइड लाइन कर दो और जो हम्म बंदा दूसरा बंदा नरेट कर रहा है ना उसको सुनो, थोड़ा ऐसे थोड़ा सिर हिलाते रहो कि हाँ भाई मैं सुन रहा हूँ, तो उस हम्म बंदे को भी कॉन्फिडेंस आता है एंड हम्म GD में भी वो फिर तुम्हें तुम्हारी कोई ना कोई बात सुनेगा जरूर। एंड जो बंदे नरेट कर रहे हैं तुम उनकी स्टोरी सुनो कि क्या थीम उन्होंने बनाया है, हम्म क्या जो है वो बैकग्राउंड वगैरह उन्होंने सही से परसीव करा है या नहीं करा है, क्या हम्म कुछ एक्शंस वो और ऐड कर सकते थे या उसने अपनी स्टोरी में क्या एक्शंस दिए हैं। जब बिल्कुल। तुम ऐसे कर करके सबकी स्टोरी सुन रहे हो तुम हम्म जब जैसे तुमसे 1-2 बंदे पहले जो नरेट कर रहे हैं, तो हम्म जब तक तुम हो सकता है कि भाई तुम नहीं ध्यान दे रहे, अब तुम अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, हम्म लेकिन अब जब तुम्हारी भी नरेशन हो चुकी है, तुम्हारे बाद जितने भी बच्चे हैं, तो बिल्कुल। उनकी नरेशन सुनो तुम क्या उन्होंने बनाया है। तो हम्म अब तुम्हारे पास GD में जब GD स्टार्ट होगा मैम, तो ग्रुप कोई भी थीम उठा सकता है। अब ऐसे तो नहीं होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ भी उठा रहे हैं वो, लेकिन जो बिल्कुल। बंदों ने स्टोरीज बनाई होंगी उन्हीं में से कोई थीम सेलेक्ट होने वाला है। तो एग्जैक्टली। अब तुम्हें उस टाइम पे ना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने उस बंदे की स्टोरी सुनी है, उस थीम की स्टोरी तुमने सुनी है, तो हम्म तुम GD में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो इस एग्जैक्टली। चीज़ ने भी बड़ा हेल्प करा था। एंड हम्म ये कुछ गाइडेंस लेने के बाद मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मैं स्क्रीन आउट नहीं हुआ। मेरा एक हम्म फ्रेंड है विकेश, वो पहले 4 बार स्क्रीन आउट हुआ था, हम्म बट उसने भी उसके बाद 3 अटेम्प्ट दिए, 2 FCAT एक CDS, वो भी स्क्रीन आउट नहीं हुआ। एंड हम्म इवन हमारा एक फ्रेंड अजय था जो 7-8 बार स्क्रीन आउट हुआ था, वो भी स्क्रीन इन होके एंड अभी FCAT में मेरे साथ रिकमेंड हुआ था वो। अरे। तो आई वुड से स्क्रीनिंग की यही टिप्स हैं, अच्छा कर सकते हैं हम। अभी जैसे आपने जिस तरह से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मैं बाकी का प्रोसेस भी आपसे डिटेल में ही डिस्कस करने वाली हूँ साहिल। अगर टॉकिंग स्टार्टिंग विद द साइक टेस्ट, अब ऐसा है कि आप साइकोलॉजिस्ट से मिलते नहीं हो, राइट? एंड उसके रिगार्डिंग सबका अपना अपना परसीव करने का तरीका होता है। कोई सोचता है कि इस तरह से करना चाहिए, उस तरह से करना चाहिए। बट जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे आपका जो एक्सप्लेनेशन का तरीका काफी अच्छा लगा। एंड आई वांट कि आप, चाहे वो TAT हो, WAT हो, SRT हो, SD हो, उनको एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करो, ताकि जो देख रहे हैं, बिकॉज दे आर सेल्फ प्रिपरेटरी कैंडिडेट्स, वो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, हाँ उनको जी हेल्प हो। सो प्लीज योर टिप्स अबाउट साइकोलॉजिकल टेस्ट। मैम, साइक टेस्ट के बारे में मैं बोलूँ तो जैसे मैंने अपनी एंट्रीज दी थी, मैं SSB में जाता था, अपना साइक टेस्ट जो है वो कंडक्ट होता था। तो हम्म मेरे दिमाग में ना मैम एक डाउट आता था जो मोस्टली कैंडिडेट्स के दिमाग में भी आ रहा है, कि हम्म फॉर एग्जांपल हमारी कोई पिक्चर आई है जिसमें कोई एक्सीडेंट दिखाया गया है, हम्म तो हर एक कैंडिडेट जो है वो स्टोरी में तो यही बनाएगा कि उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसको बचा लिया। अब कोई ये तो नहीं बनाने वाला कि भाई हमने अपनी गाड़ी भी उसके ऊपर चढ़ा दी है। तो राइट। मतलब काइंड ऑफ सब सिमिलर में बना रहे हैं, कोई बच्चा डूब रहा है तो सब उसको बचाएंगे, अब ये नहीं है कि हम दूर से पत्थर फेंक के उसको डुबा दिया हमने। तो मतलब बेसिकली एक पॉजिटिव सेंस में सब लोग बना रहे हैं अपनी बिल्कुल। स्टोरीज। तो जब सभी एक्सीडेंट बचा रहे हैं उसको, सब बच्चे को डूबने से बचा रहे हैं, कहीं आग लगी आग बुझा रहे हैं,
राइट। तो फिर सब रिकमेंड क्यों नहीं हो रहे हैं? हम्म। क्योंकि नेगेटिव तो कोई स्टोरी बनाता ही नहीं है ना। तो बिल्कुल। मैम मुझे फिर यही थोड़ा दिमाग में रहता था कि जो बंदे रिकमेंड होते हैं वो क्या ऐसा अलग लिख रहे हैं कि वो रिकमेंड हो गए और हम इस टाइम पे नहीं हो पाए। बिल्कुल। तो वो जैसे एक तुषार सर का सेशन हुआ था, हम्म। तो उनसे भी मैंने पर्सनली पूछा था कि सर आपने क्या ऑब्जर्व करा थोड़ा, तो उन्होंने भी बताया कि तुम डिटेलिंग वगैरह थोड़ी ऐड कर सकते हो। हम्म। एंड फिर जाके मुझे समझ आया मैम कि जो साइकोलॉजी है वो काइंड ऑफ परफॉर्मेंस का टेस्ट है, कि जो तुम्हारे दिमाग में जो भरा पड़ा है वो तुम हम्म। उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो एक साइक के सामने। हम्म। तो जैसे कि कुछ अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे उसमें जैसे हम सब्जी बनाते हैं ना मैम, उसमें हम मसाले अगर अच्छे से नहीं डालते तो बेशक वो चाहे हमने पनीर की सब्जी बनाई है या करेले की हो, वो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर हमने मसाले उसमें अच्छे से डाले हैं तो ऑब्वियसली वो किसी को भी वो सब्जी पसंद आएगी। तो हम्म। ऐसे ही साइक टेस्ट के साथ है, अगर हम टीएटी की बात करें तो उसमें हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो रहा है। तो हम्म। उसमें सबसे पहले तो मैम अपना जो तुम्हारा मेन कैरेक्टर है ना उसको फ्री रखो तुम एक्शन करने के लिए। कुछ ओके। बच्चे उसमें गलतियां ये करते हैं दिल से कि ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस और उसने हम्म। देखा कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है। अब हम्म। तुमने अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि उसको ऑफिस में भी जाना था, वो बंदा ओके। लेट भी होगा ऑफिस के लिए। तो हम्म। सबसे पहला मैं अपने दिमाग में ये रखता था कि यार तुम अपने कैरेक्टर से जो तुम काम कराना चाहते हो ना उसके लिए फ्री रखो। तो एक्सीडेंट की स्टोरी आ गया और कुछ है, मैं ये स्टार्टिंग करता था कि ही वॉज कमिंग बैक फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस। अब वो ओके। किसी दोस्त के घर से वापस आ रहा है। अब हम्म। घर वालों के लिए तो या वो 5 बजे आ जाए वो 7 बजे आ जाए, तो हम्म। उससे तो इतना 2-3 घंटे का फर्क नहीं पड़ता, बट नाउ इज फ्री टू डू हेल्प ऑफ दैट पर्सन जिसको चोट लगी है। तो हम्म। मेन चीज तो यही हो गई। उसके हम्म। अलावा मैम उसमें चीजें तुम ऐसे ऐड कर सकते हो कि जब सब लोग क्या सोचते हैं कि हम मेन कैरेक्टर से ही सारा काम करा लें राइट। और उसको हम बिल्कुल ऐसे हीरो दिखा दें। हम्म। बट इन रियलिटी अगर कभी एक्सीडेंट होता है तो ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही बंदा उसकी हेल्प कर रहा है, कोई ना राइट। कोई जरूर वहां पर हेल्प करने वाला जरूर होगा मैम। हम्म। तो जैसे उसमें भी अगर वो बंदे किसी की हेल्प ले रहे हैं तो कैंडिडेट्स ये लिख देते हैं कि ही आस्क्ड द पर्सन स्टैंडिंग नियर बाय टू हेल्प हिम। तो वो ओके। एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि यार अगर मान लो मेन जो चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो भी स्टोरी में अनलेस कोई जो चोर है या कोई ऐसे टेररिस्ट अलग से ही नहीं दिख रहा है, उसके हम्म। अलावा जो भी कैरेक्टर्स है तुम ये सोच के चलो कि यार वो तुम ही हो, उस हम्म। कैरेक्टर ने भी जो किया है वो भी तुम्हारी ही क्वालिटीज हैं। तो बिल्कुल। अब इससे इम्पैक्ट ये जाता है कि अगर तुम्हें अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो जब तक कोई और तुम्हें नहीं बोलेगा तुम हेल्प करने ही नहीं जा रहे हो। बिल्कुल। तो जब भी मेरे को किसी की हेल्प लेनी होती थी तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलता था कि उसको हमने रिक्वेस्ट करा, हम्म। मैं लिखता था कि पीपल ज्वाइन फॉर हेल्प, कि वो खुद से आया राइट। हेल्प करने के लिए। तो एक ही एक्सीडेंट वाली स्टोरी से हम ये चीज जो है वो अपने दिमाग में रख सकते हैं। उसके बिल्कुल। अलावा मैम जैसे माउंटेनियरिंग वाली स्टोरी हम ले लेते हैं तो बंदे उसमें उसके लिए हमें एक्शंस तो हमारे पास होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि माउंटेनियरिंग में क्या क्या होता है, कैसे हम्म। ड्रिल्स कंडक्ट करवाई जाती हैं उनकी पहले एक्सपीडिशन से जाने से पहले। वो हम्म। एक्शंस तो तुम लिख ही रहे हो, हम्म। लेकिन उसमें कुछ और ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ऐड करता था कि हम्म। अगर उसने किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल करा है, जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो गया, उसने वहां एनरोल करा है, तो ओके। वहां पर तुम माउंटेनियरिंग से अलग चीज एक ऐड कर सकते हो कि मेट विद अदर पीपल हु हैव एनरोल्ड फॉर द सेम कोर्स एंड मेड मैनी न्यू फ्रेंड्स देयर। तो वे। वहां पर ओके। अब ये बेशक ये लाइन जो है वो तुम्हारी माउंटेनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक हम्म। बहुत अच्छी क्वालिटी तुम्हारी वहां पर दिखा देती है। राइट। उसके अलावा मैम कि जो मैंने पहले रिपीट करा था कि मेन कैरेक्टर से ही सब कुछ कराते हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेनियरिंग में वो लिखेंगे कि हम्म। ही वाज मोटिवेटिंग हिज ग्रुप थ्रू आउट द एक्सपीडिशन। तो इसकी ओके। जगह तुम एक प्रैक्टिकल सोचो कि अकेला बंदा तो नहीं करेगा ना मोटिवेट, तो हम्म। तुम ये लिख सकते हो कि दे मूव्ड अहेड हम्म। मोटिवेटिंग ईच अदर थ्रू आउट द एक्सपीडिशन। कि अगर ओके। तुम मेन कैरेक्टर नहीं हो, तुम लीडिंग रोल में नहीं हो, तो भी तुम हम्म। मोटिवेट करोगे। बरोबर। तो कोई भी वो बंदा हो गया, वो हम्म। तुम ही हो, ये तुम्हें मान के चलना है। एट द राइट। एंड कुछ और जो कुछ जैसे मसाले हैं वो ये हो गया कि अगर तुम कहीं घूमने जा रहे हो तो हम्म। यू कैन राइट कि दे इंटरेक्टेड विद द लोकल पीपल एंड वर वेरी हैप्पी टू नो अबाउट देयर कल्चर। ओके। तो वो चीज है कि घूमने से अलग हो गई ये चीजें, बट तुम्हारी तुमने वहां पर शो कर दिया कि तुम इंटरेक्टिव बंदे हो। जो मैं राइट। अपने सेल्फ डिस्क्रिप्शन में भी लिखता था कि आई लव टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो ओके। ये कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी रियल लाइफ से उठा सकते हो जो तुम अपनी स्टोरीज में ऐड ऑन करते हो, राइट। जिससे एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है साइकोलॉजिस्ट के ऊपर। जैसे हम्म। अगर और कोई एग्जांपल मैं बताऊं तो इसमें कि मैम बंदे लास्ट में क्या करते हैं ना, अगर किसी बंदे ने कुछ कर दिया, फॉर एग्जांपल वो एक लीडर है, उसने एक टीम बना के कुछ काम कराया, ओके। तो कुछ कैंडिडेट्स क्या करेंगे लास्ट में उसको प्राइज दिला देंगे या और कुछ ऐसे उसको प्रेज कर देंगे। तो राइट। आई वुड से कि बीइंग अ लीडर तुम खुद प्रेज ना लेकर यू कैन राइट एंड में तुम ये लिख सकते हो कि ही अप्रिशिएटेड हिज टीम फॉर ऑल द एफर्ट्स दे हैव पुट इन। तो ओके। उससे वो लीडर जो अपनी टीम को अप्रिशिएट करेगा हमेशा,
किसी ने हम्म, हेल्प करी होगी उसको अप्रिशिएट करेगा, इंस्टेड हम्म, ऑफ राइटिंग कि वो अवॉर्डेड समथिंग कि उसने इतना अच्छा कर दिया। ये बिल्कुल। चीजें लिख सकते हैं हम। हम्म, तो साइक टेस्ट को हम वैसा लेके चल सकते हैं मैम कि जो काइंड ऑफ बहुत माइन्यूट चीजें हैं अगर उनमें ध्यान दे तो। जैसे एक हम्म, स्टोरी मेरी एसएसबी में आई थी, एक पिक्चर आई थी, उसमें ओके। एक बंदा साइकिल चला रहा था। हम्म, बट वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो मैंने देखा कि वो फॉर्मल्स में साइकिल चला रहा है। तो अब ओके। इसमें हम उसको कोई साइकिलिंग एक्सपीडिशन के लिए तो कोई नहीं बना सकते हैं कि कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये चीज तुम ऑब्जर्व करके एंड कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो उसमें तुम हाईलाइट कर सकते हो। जैसे ओके। वही मैंने बता दिया कि तुम कहीं अगर बाहर घूमने गए हो, किसी भी जगह गए हो, तो मेड न्यू फ्रेंड्स। उसके अलावा राइट। कहीं तुमने इंटरेक्ट कर लिया, किसी की हेल्प कर दी, खुद हम्म, किसी ने हेल्प करने के लिए ज्वाइन कर दिया, इवन हम्म, लास्ट में उसने अपनी टीम को अप्रिशिएट करा। हम्म, उसके अलावा मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने टीएटी में इंक्लूड कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं बोलूंगा, मैं पहले मैम क्या करता था कि मैं स्टोरी आराम आराम से लिखता था, मैं 10 लाइन तक लिख पाता था। अब हम्म, उस 10 लाइन में मैं सिर्फ एक्शंस लिखे जा रहा हूँ जो उस चीज से रिलेटेड है, उस थीम से रिलेटेड है। एंड ओके। ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं ऐड नहीं करता था। बट हम्म, मैंने अपनी राइटिंग स्पीड पे बहुत फोकस किया। तो ओके। अभी जो मैंने दो सीडीएस और एफकेट की एंट्रीज दी थी, इनमें ओके। मैं अप्रोक्सीमेट 14 to 15 लाइन्स की स्टोरी लिख के आया हूँ। जिसमें जो अलग से जो बंदे लिख रहे हैं ना 10 लाइन की जो स्टोरी लिखते हैं, 10-12 लाइन की हम्म, जिनमें उन्होंने नॉर्मल एक्शंस लिखे हैं, वो तो मैं लिख ही रहा हूँ। उसके हम्म, अलावा 3-4 लाइन्स जो मुझे एक्स्ट्रा मिली हैं उनमें हम्म, मैं ये कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो टीएटी में ऐड ऐड कर ऑन रहा हूँ। करते रहते हैं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डालती हैं। हम्म, अब अगर मैं डब्ल्यू ए टी के बारे में बताऊं तो डब्ल्यू ए टी एक ऐसी चीज है मैम जिससे अगर अगर मैं समझाना चाहूँ तो पूरी साइक हम समझ सकते हैं। फॉर ओके। एग्जांपल जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं साइक को लेकर जो बहुत ऐसे उनका ऐसे हाइप हो रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस, हम्म, ओरिजिनलिटी और राइट। सबकॉन्शियस माइंड। तो मतलब काइंड ऑफ हम्म, डब्ल्यू ए टी के उसमें नहीं बता रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि साइक को लेकर ये चीजें बंदों के दिमाग में आ जाएंगी, यार प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। ओरिजिनलिटी मेंटेन है करनी, मतलब ओरिजिनलिटी रखनी है, प्रैक्टिस करनी है या नहीं, हम्म, सबकॉन्शियस माइंड का क्या रिलेशन रहता है साइक को लेकर। हम्म, तो बेसिकली डब्ल्यूईटी के मैं एक एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूँ। ओके। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ड्रिंक, हम्म, तो इसमें मैम अगर एक कैंडिडेट ने बनाया कि वो अच्छा लड़का है, उसका कोई हम्म, ऐसे कोई नेगेटिव हैबिट्स उसकी है नहीं, तो है नहीं। उसने बना दिया कि ड्रिंकिंग वाटर कीप्स पीपल हाइड्रेटेड। तो एग्जैक्टली। ठीक है, एक एक्सेप्टेबल सेंटेंस है, पॉजिटिव है, उसने लिख दिया, कोई अपनी ऑब्जर्वेशन लिख दी। हम्म, अब उसी में एक दूसरा कैंडिडेट है जो थोड़ा सा पार्टीज वगैरह में बिलीव करता है, इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, फोकस नहीं है, उसकी ओके। बाकी स्टोरी से भी पता चल रहा है कि ये इतना कुछ सीरियस है नहीं। एंड हम्म, उसने सेंटेंस बनाया कि ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके। ऑब्वियसली वो भी कहीं ना कहीं से प्रिपरेशन करके आया कि हमें पॉजिटिव चीज लिखनी है। अब हाँ। उसने ये तो लिखा नहीं है कि तुम अल्कोहल पियो, लिखी तो हम्म, उसने पॉजिटिव नहीं कि ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ। बट साइक के दिमाग में साइक उसी चीज को पकड़ेगा कि हम्म, तुमने यहाँ जब ड्रिंक वर्ड आया तो तुम्हारे दिमाग में अल्कोहल कैसे आया। एग्जैक्टली। तो वो उसके सबकॉन्शियस दिमाग में वो चीजें भरी पड़ी हैं जो उसने हम्म, प्रेशर में आकर वहां पर जब टाइम लिमिट होती है तो उसने वहां लिख दी वो लिख दिया। चीजें। हम्म, अब एक तीसरे कैंडिडेट को हम कंसिडर करते हैं जो हम्म, वैसे तो अच्छा है, उसकी कोई ऐसी हैबिट्स नहीं है ड्रिंकिंग स्मोकिंग और ज्यादा इन चीजों की, बट राइट। बेसिकली उसके पड़ोस में उसके रिलेटिव्स में किसी की एक्सेसिव ड्रिंकिंग से जो है हम्म, उसकी किसी की डेथ हुई हो, तो उसके ओके। दिमाग पे एक इम्पैक्ट रहता है। एंड हम्म, उसने भी जैसे ही उसका फर्स्ट थॉट आया उसने लिख दिया ड्रिंकिंग एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। बट राइट। वो चीज साइक को नहीं पता ना मैम हम्म, कि क्या कहते हैं कि इसके नेबरहुड में या इसके रिलेटिव्स में ऐसा कुछ हुआ है। तो बिल्कुल। वो उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। हम्म, तो जब हम जो हमने एक्सपीरियंस करा है, जो चीजें हमने देखी हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो फीड हो रखी हैं एंड हम उन्हीं को राइट। जाकर साइक टेस्ट में अपना लिख रहे हैं, हम्म, तो क्यों ना हम एक राइट वे से प्रैक्टिस करके अच्छी चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें। जैसे जब बिल्कुल। मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरे दिमाग में भी आ जाता है मैम वो जो भी चीजें हैं जो ऐसे ड्रिंकिंग अल्कोहल वाली वो चीजें आ जाती है, क्योंकि तुम नॉर्मली डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर ही लेते हो कहीं ना कहीं। बिल्कुल। बट वो चीज मैंने अपने दिमाग को समझाई कि भाई सुन, कि अब अगर ड्रिंक वर्ड आता है तो तू अल्कोहल यूज नहीं करेगा, यू हैव टू राइट समथिंग पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव। अलग, कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर कीप्स पीपल हाइड्रेटेड। तो राइट। वो चीज हम वहां पर लिख सकते हैं एक पॉजिटिविटी जो है शो करने के लिए। और हम्म, टोटली जो हमारी साइक है वो इसी चीज पे बेस्ड है कि तुम ओके। अच्छी चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, एक राइट वे में प्रैक्टिस करो, तुम देखो क्या ये चीज कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं डाल रही है। अगर कोई बिल्कुल। नेगेटिव चीज है तो अपने दिमाग को बार 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 बोलो कि इस चीज को बाहर निकाल दो यार, इस चीज को दोबारा याद ही नहीं करना है। राइट। एंड जो कोई अच्छी चीज है उसको तुम अपने अंदर इम्बाइब करो कि भाई हम इस चीज को अब आगे जाकर अपने सेक टेस्ट में लिखने वाले हैं।
बिल्कुल। तो ऐसे ही करके मैम, ओरिजिनली तो यही होता है कि अगर तुम बिल्कुल ओरिजिनल रोज आते हो बिना प्रैक्टिस के जाते हो, हाँ हम्म। कैंडिडेट्स का हो जाता है मैम, सिलेक्शन हो जाता है ओब्वियसली। लेकिन हम्म। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं जो डिजर्विंग होते हैं, बिल्कुल। जिनमें क्वालिटीज होती हैं, वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि उन्होंने किसी दूसरे की ये चीजें ऑब्जर्व करी होती हैं जो वहाँ आपने सेक टेस्ट में लिख देता है। तो राइट। बेसिकली कहने को तो वो ओरिजिनल है कि उसने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया, बट हम्म। इन रियलिटी ही इज नॉट ओरिजिनल। वो राइट। किसी और के रिस्पॉन्सेज ही वहां पर लिख रहा है। तो हम्म। उस वे में हमारी प्रैक्टिस जरूरी है कि हम अपने रिस्पॉन्सेज लिखें, हम किसी और से काइंड ऑफ हायर अपना होके। जो है थिंकिंग जो है वो उसमें इंटरफेरेंस ना हो हमारा। तो बिल्कुल। उससे हम पूरा सेट टेस्ट कर सकते हैं। हम्म। एक जो कुछ नेगेटिव वर्ड्स आ गए हैं उनको मैम वही नॉर्मली जो सबको पता होता है कि भाई नेगेटिव के लिए उसको थोड़ा सा उसका रीजन ढूंढ दो कि क्या चीज़ उस नेगेटिवनेस को खत्म कर सकती है। जैसे अगर वॉर आ गया तो यू हम्म। कैन से बायलैटरल डिस्कशंस जो हैं दे प्रिवेंट वॉर्स, तो ऐसा कुछ सेंटेंस बना सकते हो। या फिर वॉर को वॉर क्राई से रिलेट ऐसे कर ही सकते कर हैं कि सकते भी वॉर क्राई मोटिवेट्स द यूनिट। हैं। बट जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्राइम्स वगैरह आते हैं, तो मैम मैं कैसे प्रैक्टिस करता था कि अगर कोई क्राइम क्राइम जैसे डाउरी आ गया हमारा वर्ड, राइट। तो नॉर्मली एक बंदा लिखेगा वो क्या लिख सकता है कि इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, या फिर राइट। लिख सकता है इट इज अ सीरियस क्राइम। तो उसमें हम्म। कुछ फैक्चुअल दे दिया या और कुछ दे दिया, इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस, उसने कुछ सजेस्टिव दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर तुम सोच के देखो, तुम्हें अपनी अगर पॉजिटिव अप्रोच दिखानी है, अब इसके लिए मैं प्रैक्टिस करके गया था। ओके। मैंने जो ये क्राइम्स वगैरह हैं इनके लिए भी मैंने कुछ ना कुछ सेंटेंसेस बनाए थे, एंड मैंने लिखा कि डाउरी हैज नो प्लेस इन एजुकेटेड सोसाइटी। सो अब तुम लेवल ऑफ ऑप्टिमिज्म देख सकते हो कि साइट ने क्या परसीव करा होगा कि यार कितना ऑप्टिमिस्टिक बंदा है कि एजुकेशन राइट। से इसने रिलेट कर दिया, एंड कहीं ना कहीं वो मेरी क्वालिटीज दिखा रहा है। लेकिन अगर हम्म। तुम ये लिख रहे हो कि डाउरी इज पनिशेबल ऑफेंस, तो वो तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं दिखाता ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि WAT के लिए भी तुम इस वे में प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर तुम्हें 5 मिनट लग रही हैं, 10 मिनट लग रही हैं, तो हम्म। यार देखो सिलेक्शन अगर तुम्हें चाहिए है तो तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। तो एक एग्जैक्टली। वर्ड के लिए अगर तुम्हें 5 मिनट बैठना पड़ रहा है एक अच्छा सेंटेंस सोचने के लिए, कहीं और से कॉपी नहीं करना, खुद बैठो, जो तुम्हारे बिल्कुल। थॉट्स हैं उससे कंपाइल करो एक। और हम्म। अगर वो तुम अगर 5 मिनट में भी सोच रहे हो तो इट्स वर्थ इट मैम, अगर वो तुम्हारी SSB में वो वर्ड आ जाता है एंड तुमने लिख दिया तो इजीली हो जाएगा। जैसे साहिल, मैंने भी अपना आई एम जस्ट वंडरिंग कि आपने कितना डिटेल में चीजों को ऑब्जर्व किया है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हाँ टाइम एंड एफर्ट्स, रियली कमेंडेबल। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। मैम, जैसे मैंने WAT के लिए भी अपने 300 400 वर्ड्स लिख लिए थे, एंड इनमें ओके। मैंने बहुत टाइम लगाया था। तो हम्म। इसमें फिर वही था कि जब भी मैं SSB में जाता था, 40+ जो वर्ड्स हैं मेरे उसी से रिपीट हो जाते थे। एंड जब ओके। तुम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तो तुम्हें पता भी चल जाता है कि अगर कोई हम्म। नया वर्ड आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है। तो वो एग्जैक्टली। 15 20 जो वर्ड्स है वो मैं वो लिख देता था खुद से। हम्म। एंड ये जो ये साइक टेस्ट होने के बाद मुझे इतना कंफर्म हो जाता था कि NDA टाइम पे तो मेरे को ये था हाँ मैंने अच्छा लिखा है, लेकिन जब ये हम्म। 2 एंट्रीज में मैंने अपने साइक टेस्ट दिए तो मुझे हम्म। कंफर्म था कि अगर अब मैं GTO या इंटरव्यू में कोई गड़बड़ भी कर देता हूँ तो जो हम्म। हमारे साइकोलॉजिस्ट साहब हैं, विल हम्म। फाइट फॉर मी इन दी कॉन्फ्रेंस, कि मैंने ओके। उतना अच्छा परफॉर्म किया है वहां पर। ओके। एंड मैम जैसे SRT की बात करते हैं तो उसमें भी ठीक है। सबसे ज्यादा मैटर तो करती है तुम्हारी राइटिंग स्पीड, की तुम कितनी अटेम्प्ट कर पाते हो। फोर्टी एग्जैक्टली। फाइव प्लस इज गुड अटेम्प्ट बंदे बोलते हम्म। हैं। तुम हम्म। लिख सकते हो। जैसे हम्म। मैंने बैंगलोर में 50 करी थी, अब मैं हम्म। 1.5 2 लाइन तक की लिखता रहा। बट हम्म। द थिंग इज कि उसमें भी तुम क्या लिख रहे हो वो चीज हम्म। तुम्हें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। जैसे कुछ एग्जैक्टली। ना कई बार वो ट्रिक्स यूज करते हैं मैम SSB वाले भी। जैसे हम्म। तुम्हारे 15 20 के आसपास एक SRT आएगी कि यू वर लेट इन रीचिंग द हाउस एंड योर मदर हैज डिनाइड टू गिव यू एंट्री। ओके। अब वो तुमने जो भी है तुम्हारा रिस्पॉन्स लिख दिया कि भाई अपोलोजाइज करा, हम्म। प्रोमिस करा कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, गोट एंट्री इनटू द हाउस। राइट। लेकिन फिर 40 के आसपास एक और SRT आती है कि यू वर लेट इन रीचिंग टू द हाउस एंड योर हम्म। स्टेप मदर हैव डिनाइड टू गिव यू एंट्री। ओके। तो वहां पर फिर वो ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि यार कैसे ये अपने रिस्पॉन्सेज जो है चेंज कर रहा है। तो वो हम्म। चीज तुम्हारे अंदर जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि हम्म। यार हमें जो लिखना है हम वही लिखेंगे, एंड इन हम्म। चीजों से हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं। जैसे बिल्कुल। एक SRT हम ले लेते हैं कि तुम रूम के अंदर आए, यू सो कि एक स्नेक घूम रहा है रूम में, तो क्या हम्म। करोगे। तो हम्म। कुछ कैंडिडेट्स लिखेंगे कि क्या कहते हैं उसको एक स्टिक से उठाया, पिक इट अप विद अ स्टिक, पुट इट इन सैक एंड रिलीज इन द फॉरेस्ट। हम्म। तो ये चीज हम लिख सकते हैं। हम्म। लेकिन वहीं अगर मान लो एक कैंडिडेट लिखता है कि पिक इट अप विद अ लॉन्ग स्टिक, हम्म। तो जो साइक को है वो SRT से मतलब नहीं है। अब साइक जो है वो लॉन्ग वर्ड यूज करेगा कि अच्छा बेटा, सांप से डर लगता है तुम्हें, लंबी स्टिक से उठा रहे हो तुम। तो ओके। वो चीज जो तुम लिख रहे हो ना मैम, वो चीज बिल्कुल मैटर करती है कि तुमने किस वे में प्रेजेंट करा है खुद को। बिल्कुल। तो जितनी भी तुम प्रैक्टिस करते हो साइक की, उसमें बेसिकली तुम्हें यही देखना है कि तुम कोई नेगेटिव चीज उनको शो नहीं कर रहे हो। बिल्कुल।
तो एसआरटी का भी यही है कि मैं अभी एफकेट में एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था, मैं कितनी स्पीडली लिख सकता हूँ। तो हम्म। एफकेट में मैंने 60 एसआरटी कर दी थी, और फिर वाह। मैं बैठ के 4-5 मिनट देख भी रहा हूँ बंदों को कि कौन क्या कर रहा है। अरे तो वाह। बट हाँ, उतना मुझे विश्वास था कि मैंने कुछ नेगेटिव नहीं लिखा है। एंड मैम वो जो बात बोलते हैं वो रियलिटी है कि कोई ऐसा नहीं होता कि ये करेक्ट रिस्पॉन्स है या ये हम्म। रिस्पॉन्स गलत है। अगर कोई right। शहर में रहता है तो वो सांप को हम्म। कैसे ही फॉरेस्ट में छोड़ने का, उसके में दिमाग आएगा ही नहीं। अगर हम्म। हम गांव में रहते हैं ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि भाई दूर खेतों में या जंगल में उसको छोड़ा है सांप को। अब बिल्कुल। कोई शहर में रहता उसका अलग आएगा, वो किसी स्नेक चार्मर को बुलाएगा, तो कोई रिस्पॉन्स सही या गलत नहीं होता। बट द एग्जैक्ट। थिंग इज तुम कैसे अपनी सिचुएशंस, तुम्हारे बैकग्राउंड के हिसाब से तुम क्या उसमें इनपुट दे रहे हो, वो चीज मैटर करती है। बिल्कुल। व्हाट अबाउट एसडी? एंड मैम। एसडी पे जब बात आती है, मैं आपको कहूँ तो ये पहले से प्रिपेयर हो सकता है, बट इस पे सबसे हाँ ज्यादा जी लोग हाँ कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं। अब यहाँ पे भी दो तीन तरह के लोगों को एक एक ना फीडबैक्स मिलते हैं कि दो तीन बार बातें अपने बारे में अच्छी लिखो, फिर एक ऐसा लिख दो थोड़ा न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव लिख दो। हाँ जी। एंड दे आर नॉट श्योर व्हाट दे आर राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से। तो साहिल, थोड़ा सा एसडी पे एम्फोसिस करना कि किस तरह से इंसान को एसडी प्रिपेयर करना चाहिए। मैम जैसे उसमें वो 4-5 पैराग्राफ हमें लिखने होते हैं, तो हम्म। पेरेंट्स का ओपिनियन, टीचर्स का ओपिनियन, फ्रेंड्स का, खुद का, जो आगे करना चाहते हो हम्म। वो चीज़ें। तो मैम हम्म। हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने टीचर से, फ्रेंड से हम पूछ सकते हैं कि यार क्या हम्म। चीज़ हमारे अंदर उनको अच्छी लगती है या क्या कोई वीकनेस उनको लगती है। तो राइट। हमारा आधा तो उससे प्रिपेयर हो जाता है मैम। हम्म। हेल्प कर देते हैं टीचर्स भी, तुम्हारे बहुत सपोर्टिव होते हैं, वो हेल्प करेंगे। पेरेंट्स तो ओब्वियसली तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तो वो राइट। तो अपनी तरफ से जो भी बेस्ट दे सकते हैं। फ्रेंड्स भी मैम हेल्प करते हैं। हम्म। तो लेकिन मैं ये मानता हूँ मैम कि सारी चीजें तुम्हें नहीं पता लग पाती, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें मिस आउट हो जाती हैं। बट तुम्हें बिल्कुल। खुद को भी पता होता है कि राउंड द इयर्स तुम्हारा क्या बिहेवियर रहा है अपने पेरेंट्स को लेकर, अपने टीचर्स को लेकर, और वो क्या क्या बिलीव रखते हैं तुम में। तो हम्म। तुम खुद से भी अगर बैठ के सोचो तो तुम आधा खुद लिख सकते हो, आधा उनसे पूछ सकते हो, एंड तुम्हारा एक अच्छा सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो है वो तैयार हो जाएगा। राइट। जैसे और मैं अपना ही बता सकता हूँ मैम कि मैं थोड़े एग्जांपल्स डाल देता था। कि हम्म। जैसे अगर मैं टीचर्स का लिख रहा हूँ तो मैं लिखता था कि माई टीचर्स कंसिडर मी अ डिसिप्लिन्ड एंड रिस्पेक्टफुल बॉय, एंड एज अ रिजल्ट आई वाज आल्सो मेड द डिसिप्लिन मॉनिटर ऑफ माई स्कूल। ओके। तो वो चीज मैंने लिखी। तो राइट। वैसा है मैम। और जो तुम ऑब्जर्व करते हो ना अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर, जैसे मैंने पेरेंट्स में लिखा था कि माई पेरेंट्स कंसिडर्ड मी अ डिटरमिन्ड बॉय एंड होल्ड कॉन्फिडेंस इन मी। तो वो ओके। चीज़ मुझे लगी थी कि यार हाँ विश्वास रखते हैं, वो मैंने लिख दी। टीचर्स में मुझे, मेरे टीचर्स हमेशा बोलते थे यार कि हमें विश्वास है कि तू कभी ना कभी कुछ अच्छा करेगा। तो राइट। मैंने वही लाइन लिख दी थी कि माई टीचर अप्रिशिएट मी फॉर माई डेडिकेशन एंड बिलीव दैट आई हैव अ ब्राइट फ्यूचर। तो वो चीज़ लिख दी थी। फ्रेंड्स के में मैं लिख देता था कि माई फ्रेंड्स लव माई पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स माई लाइफ और ओके। अप्रिशिएट मी फॉर माई फिजिकल फिटनेस। तो वो चीज़ें जो हैं कुछ ना कुछ वो बताएंगे, कुछ तुम लिख के एक अच्छा एसटी तैयार कर सकते हो। एंड वो जो मैम आपने बोला कि कुछ ना कुछ एक नेगेटिव क्वालिटी भी बतानी होती है, हाँ वो मैटर करती है। अब तुम अपनी तारीफें करे जा रहे हो तो साई को भी ये लगेगा ना कि यार हाँ ये तो बंदा ही अपना ही बोले जा रहा है सारा, तो कुछ ना कुछ तुम नेगेटिव लिख सकते हो। वो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये करता है जो नेगेटिव या तुमने कुछ भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लिखा है तुम उसको इम्प्रूव कैसे कर रहे हो। जैसे बिल्कुल। मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि यार तू बोलता बहुत ज्यादा है, एक बार स्टार्ट हो गया तो चुप ही नहीं होता। तो मैंने लिख दिया था अपने एसटी में कि माई पेरेंट्स सम, उसको तुम्हें बिल्कुल अब मिनिमाइज करके लिखना है कि अपने साइकोलॉजिस्ट सर समझे कि ये तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि माई फ्रेंड पेरेंट्स समटाइम्स से दैट आई डोंट टेक पोजेस व्हाइल स्पीकिंग, सो आई ओके। स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इट। उसके अलावा मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तू ज्यादा लंबा चौड़ा जो है एक लाइन में अगर तुझे बोलना होता तो 2 लाइन में बोल देता है। तो मैंने बोला कि माई फ्रेंड्स समटाइम्स से दैट आई एम अ लिटिल बिट वर्बोज, सो आई ओके। स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो राइट। वो वहां पर तुमने उस चीज को इम्प्रूव कैसे करा या अभी तुम कैसे कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। बिल्कुल। टीचर्स में मैंने लिखा था कि माई टीचर समटाइम्स से दैट आई एम लिटिल बिट नोटी, क्लास में ओके। शरारत कर देता हूँ। हाँ बट उसको मैंने फिर लिखा नहीं कैसे इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं वैसे कर भी नहीं रहा था क्योंकि इतना थोड़ा बहुत चलता है मैम, क्योंकि बिल्कुल ही क्लास जो है सीरियस जा रही है एंड बीच में मैंने कुछ ना कुछ जोक क्रैक कर दिया, तो वो एक लाइवली नेचर रहता है, तो मैंने उसके लिए कुछ नहीं लिखा था। ओके। एंड फिर तुम्हें अपने बारे में भी पता होता है मैम। तो उसमें भी मैं, ये था कि मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी ना, तो मैं ज्यादा से ज्यादा लिखता था उन चीजों में कि जितना ज्यादा मैं लिख पाऊंगा। ऑब्वियसली मैंने उसकी एसडीटी की तो प्रैक्टिस ही मैंने खुद से कर रखी है, तो मैं कुछ ऐसे बुरी चीज तो लिखने नहीं वाला। तो मैं बिल्कुल। कई कई लाइंस लिख देता था उसमें कि ऐसा होता था कि अगर 15 मिनट मिल रहे तो मेरा बिल्कुल 14 मिनट में जाके खत्म हो रहा है, 1 मिनट में मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया। तो ओके। जैसे अगर खुद के ओपिनियन में भी मैं लिखता था कि आई एम अ पार्टिसिपेटिव बॉय हु कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो
ऐसी चीजें अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर, और मैंने रनिंग कितनी करी है, 21 किलोमीटर, 100 किलोमीटर साइकिलिंग, वो मैं लिख देता था। ग्रेट, एंड आई मीन आप डिटेल्स फिर में लिखते हैं। जो आप मैं डिटेल्स। लिख देता था, मेरे पास टाइम होता था ना, मैं स्पीडली लिखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 10 मिनट में कंप्लीट करके बैठ रहा हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता था कि यार ये लिखा ही क्या है, पांच लाइन तो लिख रखी है मैंने। तो मैं बिल्कुल। थोड़ा डिटेल्स में लिख देता था मैम उसको। मैम तो फिर उसके बाद आ जाता है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो उसकी बात करते हैं तो मैम उसमें वही है कि जो चीज़ तुम्हें लगता है कि इम्प्रूव कर सकते हो तुम, जो चीज़ तुमने थोड़ी बहुत वीकनेसेस लिखी हैं उनको तुम बता सकते हो। वरना हम्म। वैसे ऑब्वियसली तो रियलिटी तो ये है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप मैम हर जगह ही रहता है। तो मैं हम्म। उसमें यही लिखता था कि आई वांट टू बी अ कंटिन्यूअस लर्नर थ्रू आउट माई लाइफ, एंड विद वाह। माई डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क वांट टू बी एन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस। उसके अलावा आई वांट टू इंक्रीज माई जनरल अवेयरनेस, तो उसके हम्म। लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोज आई स्टार्टेड वॉचिंग। एंड आई ओके। वांट टू इंक्रीज माई फर्दर फिटनेस, एंड हम्म। वांट टू गो फॉर अ कंप्लीट मैराथन आफ्टर माई जो है इंटरव्यू। तो वो मैं लिख देता था उसमें एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट में। ओके। तो इतना ही था मैम एसडीटी का तो। ओके। अभी इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं साहिल। जब इंटरव्यू के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो आपने मुझे एक चीज कहा था कि पहले आप बहुत ज्यादा रॉ आंसर्स देते थे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने उनको सिंक्रोनाइज किया, और जब आपने सिंक्रोनाइज या उनको पूरा एक लेआउट में करा तो उन्होंने अलग लेवल पे ड्रिल करना शुरू कर दिया, बिकॉज नाउ दे वर फीलिंग कि हाँ ये जी। कैंडिडेट प्रिपेयर होके आया है। तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग आपके अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है उसका क्रक्स आप अगर दे सको तो इट इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल टू मैम देखो, जब मैं एनडी एंट्रीज देता था तो मुझे ये था कि साइक और जीटीओ तो मेरा हो जाएगा। देम। एंड मेरे दिमाग में ये रहता था कि अगर इंटरव्यू में कोई गड़बड़ गड़बड़ नहीं हुई तो मैं इस बार रिकमेंड हो रहा हूँ। ओके। बट जैसे अब ग्रेजुएशन एंट्री थी तो उसके बाद मैंने सोचा यार ये भी मैं क्यों ही लेके चल रहा हूँ कि मैं लक के भरोसे बैठा हूँ कि उसने उन्होंने कुछ ऐसा पूछा नहीं। तो फिर मैं पहले ऐसे रो आंसर देता था कि अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया, जैसे फॉर एग्जांपल वो टीचर वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आता है कि कौन से टीचर आपको पसंद नहीं है, ओके। तो मैं डायरेक्टली बोल देता था कि सर वो हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं, वो बहुत पिटाई करते हैं तो वो पसंद नहीं है मुझे ज्यादा। तो ओके। बट फिर मतलब धीरे धीरे करके पता चला कि बिल्कुल ही ऑनेस्ट होना भी वो चीजें हैं नहीं। तुम ओके। अपनी तरफ से तुम अपनी तरफ से अपनी पॉजिटिव चीजें दिखाओ। एंड ग्रेजुएशन के बाद मेरी ये अप्रोच रही है कि सर देखो मैं तो अब पॉजिटिव चीजें लेके आया हूँ अपनी, और जो मैं बताऊंगा सब अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। नेगेटिव ढूंढने की जिम्मेदारी आपकी, आपको मिलती है तो ढूंढ लो और नहीं मिली तो रिकमेंड कर देना। तो ओके। ये मेरा माइंडसेट रहता था। एंड क्वेश्चंस जो है वो जो उसके जो आंसर्स थे वो मैंने फ्रेम करे थे कि एक रिस्पेक्टफुल वे में दिखाया, मैं उनको आंसर दे रहा हूँ। जैसे अगर वो मुझसे ये पूछ रहे हैं मैम कि तुमने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, तो एक मैं डायरेक्ट बोल दूं कि सर किरोड़ीमल कॉलेज। और एक मैं कह रहा हूँ कि सर आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज एंड माई कोर्स वाज बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स। तो वो ओके। एक रिस्पेक्टफुल लगता है, वो अच्छा लगता है उनको भी सुनने में कि हाँ यार अच्छे से बातें कर रहे हैं। एंड बिल्कुल। इंटरव्यू में हंसते रहना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसे फनी बात बोल देना, नॉर्मली अपने इंसिडेंट्स जो ज्यादा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालते वो शेयर कर सकते हो। तो बिल्कुल। वैसे था। जैसे ये टीचर्स वाली बात आई तो ग्रेजुएशन एंट्री में उन्होंने दोबारा पूछा मुझसे कि कौन से टीचर पसंद नहीं है। तो अब की बार मेरा आंसर ऐसे था कि सर आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वेरी गुड टीचर्स थ्रू आउट माई लाइफ वेन एवर आई वॉज अ स्टूडेंट। एंड ओके। आई फील कि जो भी टीचर्स होते हैं दे ऑलवेज वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड आई डोंट हैव एनी सच टीचर जो मुझे पसंद नहीं है। तो ही ओके। सेड कि नहीं नहीं कोई तो ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं होता कि सारे टीचर अच्छे हो गए ये वो। तो मैं कह राइट। रहा था कि सर मतलब ऑब्वियसली ऐसा है कि टीचर्स मुझे ऑलमोस्ट सारे ही पसंद है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर जो वो कम पसंद हो। या उसका रीजन सर कुछ ऐसा है कि जैसे स्पोर्ट्स टीचर हो गए, उनका जैसे गेम्स पीरियड हमारा जो है वो डेली नहीं लगता था, तो 3-4 दिन में गेम्स पीरियड आता था, तो उनसे इंटरेक्शन थोड़ा कम था इसलिए थोड़े कम पसंद थे। बट ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन जो हमारी फिजिकल फिटनेस पे फोकस कराते थे। माय तो गॉड। ऑब्वियसली ऑब्वियसली सारे ही टीचर्स सर मेरे अच्छे थे, बट थोड़ा डिफरेंसेस हो सकते हैं कि द लेवल ऑफ जो है जो पसंद करना नहीं करना वो चीज़ें हैं, बट टीचर्स वर वेरी गुड। तो वैसे करके उनको आंसर देना। तो वो चीज़ें मैंने फ्रेम करी थी कि मैं उनको कैसे बताने वाला हूँ, क्या चीज़ें जो मेरी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते जो मुझे उन्हें नहीं बोलनी। तो मैं राइट। इंटरव्यू को लेकर थोड़ा सा अपने दिमाग में पहले से कॉन्शियस रहता था। ओके। एंड एनसीसी का बड़ा बेनिफिट रहा है मैम इंटरव्यू में मुझे। जैसे पहले एनडी एंट्री में एकदम से जाते थे कि भाई ये तो ऑफिसर है, ये तो पता नहीं क्या पूछ लेंगे, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो बच्चे हैं 12th क्लास पास करके आए हैं। बट राइट। हाँ, जैसे आई वॉज इन एनसीसी तो मैंने मैम बहुत ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करा है। बेशक वो हमारे यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर हों, हमारे ग्रुप के जो ग्रुप कमांडर होते हैं हमारे ब्रिगेडियर रैंक के, एंड इवन एडीजी सर हैं जो हमारे मेजर जनरल रैंक के, उनसे भी मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ। तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस रहता है मैम कि हाँ अच्छा कोई बात नहीं,
बट हम हम्म भी अपना कॉन्फिडेंस से उनके सामने जो है बातें करेंगे। तो एक रिलैक्स इंटरव्यू, मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद जो भी 2 इंटरव्यू दिए हैं वो बहुत रिलैक्स दिए हैं, कि मैं हम्म बिल्कुल काम बैठा हुआ हूँ उनके सामने एंड उनको हम्म अच्छे से आंसर्स दे रहा हूँ। एंड हम्म कुछ भी उसमें मैं अपनी तरफ से वो नहीं कर रहा कि मैंने कुछ भी डायरेक्ट ही बोल दिया उनको, मैं प्रॉपरली फ्रेम करके उनको बता रहा था कि उनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम्म उसमें क्वेश्चंस में हम कुछ भी पुटअप कर देते हैं। जैसे सर ने मुझसे पूछा कि तुम यू वर इन एनसीसी और तुम जूनियर अंडर ऑफिसर थे, तो रूल वगैरह तुम्हें फॉलो करने होते हैं। तो हाँ अगर हाँ ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि आइदर यू हैव टू ब्रेक द रूल और यू हैव टू हम्म ब्रेक योर फ्रेंडशिप, कि तुम्हारे फ्रेंड्स ओके कुछ फेवर मांग रहे हैं जो रूल के खिलाफ है, तो व्हाट यू विल डू। हम्म तो एक ऑब्वियस सी बात है मैम, हम ये तो नहीं बोल सकते कि मैं तो रूल तोड़ दूंगा, दोस्ती तो हम्म मेरे लिए सबसे ऊपर है, मैं तो अपना एनसीसी को बर्बाद कर दूंगा। बट हम्म बेसिकली रियलिटी वही है कि विल गो बाय द रूल। लेकिन अब हम्म दो ऑप्शंस में से चूज करने को कैंडिडेट ये भी बोल सकता है कि सर आई विल गो विद ब्रेकिंग दी फ्रेंडशिप। हम्म लेकिन वहां पर मैं आंसर कर रहा हूँ उन दो ऑप्शंस में से, मैं बोल रहा हूँ सर आई विल नॉट ब्रेक द रूल। तो ओके वो एक इम्पैक्ट जाता है। उन्होंने पूछा कि अच्छा तो तुम दोस्ती तोड़ दोगे, देन आई वाज थिंकिंग कि हम्म सर ऐसी तो फ्रेंडशिप ही क्या हुई जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझ सके। बिल्कुल ऑब्वियसली अगर वो कुछ फेवर मांग रहे हैं एंड आई एम नॉट हेल्पिंग आउट विद देम, तो मैं उनको समझाऊंगा कि मेरी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, में ऐसा नहीं कर सकता। एंड उनको बिल्कुल बुरा लग सकता है, बट द थिंग इज सर इफ वी आर फ्रेंड्स तो वो 2-3 घंटे तक रहेगा या हो सकता है एक दिन तक रह जाए, बट आई फील कि उससे हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। नहीं टूटे तो ये आंसर मैं उनको क्लियरली दे रहा हूँ। तो राइट वो ऐसे कर रहे थे कि क्या कहते हैं मैम, कि तुमने पार्टी क्यों नहीं दी है अपने दोस्तों को अभी तक पिछली रिकमेंडेशन की। तो मैं बोल रहा ओके था कि सर वो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स को नहीं दी है मैंने, वो क्योंकि दूर दूर रहते हैं। तो फिर वो हम्म बोले कि ये तो तुम मतलब की दोस्ती रख रहे हो, वो हिंदी में बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, तो मतलब की दोस्ती है कि जब तुम्हें जरूरत थी कॉलेज में तुम उनके साथ थे, अब तुम्हें पार्टी देनी है तुम उन्हें नहीं ओह बुला रहे माय हो। गॉड तो वो भी तो वो भी मैं फिर उनको ऐसा बोलना है कि मैंने प्रॉपरली उनको समझाया है कि सर जो मेरे मैक्सिमम जो दोस्त है वो एनसीसी वाले हैं, कुछ मेरे कोर्स के हैं। तो ओके जब हमारी एनसीसी एंट्री आएगी दिसंबर में, तो मोस्ट ऑफ देम विल बी इन दिल्ली। तो मेरी ओके उनसे बात हुई है एंड हमारा डिस्कशन सर यही हुआ है कि म्यूचुअली हमने डिसाइड किया था कि जब जिस टाइम हम्म पे ज्यादा लोग कंफर्टेबल हो तो हम्म उस टाइम पे हम मिलें। अब सर एक एक करके अब मैं उनको ऐसे बुलाने लग जाऊं कि भाई मेरा तो हो गया सिलेक्शन, तुम अपना हम्म देखते रहो और हम्म पार्टी दे रहा हूँ, मैं आ जाऊँ मेरे यहाँ पे। तो उनको 200-400 किलोमीटर दूर से बुलाने की कोई कोई मतलब नहीं बनता। एंड राइट सर फिर वो एक एक करके आएंगे, कोई बिजी होगा कोई और कुछ होगा, एंड एक एक करके मिलने से बढ़िया तो उससे ज्यादा मजा तो हम वीडियो कॉल में कर लेते हैं साथ में। तो आई फील कि हम लोग सारे ही एक साथ मिले तो वो बेटर रहेगा। एंड श्योरली सर मैं जब भी मेरी ज्वाइनिंग होगी उससे पहले मैं उनसे जरूर मिलूंगा, पार्टी करूंगा। तो ऐसे कुछ आंसर्स थे मैम। फिर एक ओके क्वेश्चन आता है कि वो जैसे वो पूछते हैं सबसे कि भाई टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही है या नहीं रही। ये बड़ा तो कॉमन उसका क्वेश्चन है वो थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे वो इंटरव्यू ऑफिसर पूछते हैं मेरे से, ओके साहिल टेल मी अबाउट योर गर्लफ्रेंड। तो मैं हम्म कह रहा हूँ कि नो सर आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। तो हम्म फिर एकदम से उनके एक्सप्रेशन देख के ना हंसी आ जाती है, वो फिर ऐसे हम्म बोलते ओ साहिल सीरियसली यू आर सच अ स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय विद सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर हम्म मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि सर ये जो आप एक्टिंग कर रहे हो ना ये अच्छी नहीं है सर वैसे। तो फिर मैंने पहले तो यही आंसर दे देता था उनको कि सर मतलब ऐसा कुछ अभी कोई मिली नहीं है, एंड इफ आई हम्म फाइंड समवन तो श्योरली आई अप्रोच हर। बट राइट अभी एफकेड वाले इंटरव्यू में उन्होंने बोला तो मेरे को यही था कि अब वो हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद ये भी बोल दे कि भाई तुम एनसीसी में थे उसमें भी लड़कियां होती हैं, तो हम्म तुम्हारा माइंडसेट तुम्हारी वाइफ तुम्हारे गोल्स भी मैच हो रहे होंगे, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मैंने अब की बार ग्रेजुएशन में ये बोला था कि सर एक्चुअली आई वाज थिंकिंग टू गो फॉर दीज थिंग्स वंस आई गेट सेटल्ड। तो हम्म वो पूरा इंग्लिश से हिंदी में आगे बोलते हैं बेटा, मतलब उनका जो दुख है ना वो मैं देख पाया, वो ऐसे कह रहे हैं बेटा सेटल होने के बाद तो डायरेक्ट फिर शादी ही हो जाती है। तो फिर मैं क्या मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये बड़े सर तो बड़े दुखी हैं, शायद ट्रेनिंग के बाद इनकी भी करा दी होगी जबरदस्ती घर वालों ने। बट हाँ क्वेश्चन उनका था कि टेल मी अबाउट योर रिलेशनशिप। तो जब राइट मैंने राइट आंसर दिया था तो मैंने यही उनको बोला कि सर आई हैव नो इश्यूज विद दैट, मैरिज इज ऑल्सो अ रिलेशनशिप ओनली। तो फिर बिल्कुल वो बोले अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके। तो हम्म मैम ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें तुम्हारी दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। आई बिल्कुल वुड से कि तुमने जो कुछ भी अपनी लाइफ में करा है, कहीं हम्म पार्टिसिपेट करा है, तुम्हारे मार्क्स कम ज्यादा जो कुछ भी हुए हैं, हम्म तो उसके लिए तुम्हारे पास एक रीजन होना चाहिए कि तुम हम्म खुद को जान रहे हो। यू शुड हैव अ आंसर टू एवरी वाई, जो तुम्हारे तुम्हारे लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर हम्म तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी है तो वो कितना ही पूछ ले मैम, वो कुछ कर नहीं सकते, फिर एट द एंड उनको राइट सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा। बट राइट अगर तुम खुद को ही लेकर कंफ्यूज हो, तुम्हें ये पता ही नहीं है तुमने ये क्यों किया है, इसका हम्म क्या रीजन था, तो ऑब्वियसली वो फिर
तुम्हें ग्रिल करेंगे एंड फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल गिर जाएगा एंड इंटरव्यू हम्म। फिर खराब हो जाता है। तो राइट। मेरा थोड़ा ये था कि मैं थोड़ा थोड़ा हंसी की रखता था कि कुछ ना कुछ ऐसा मैंने बोल दिया कि जिससे हंस जाए वो। जैसे बैंगलोर में भी वो मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछ रहे थे, तो उसमें हम्म। मैंने अपनी एक फ्रेंड शताक्षी के बारे में बताया था, तो ही सेड कि अच्छा टेल मी टू थिंग्स, जो शताक्षी ने तुम्हें इंटरव्यू में जाने से पहले बोली थी। हम्म। तो कि तुम्हारा इंटरव्यू के लिए उन्होंने कुछ कुछ ऑल द बेस्ट कुछ तो बोला होगा। तो आई सेड हम्म। कि सर एक तो ये थी कि शी सेड एट दैट आई एम अ ब्लेंड ऑफ काम एंड बोल्ड पर्सनैलिटी, तो आई हैव टू मेंटेन दैट ड्यूरिंग माय एसएसबी इंटरव्यू। तो बोले हम्म। और तो और मैं सोच आज के फिर कह रहा हूँ सर शी हैव आल्सो सजेस्टेड टू मी टू वियर दिस पिंक शर्ट टू इम्प्रेस यू। तो तो फिर वो हंसने लग गए कि अच्छा उसने ऐसा बोल दिया होगा। हाँ सर उसने बड़ा इंसिस्ट करा कि पिंक ही पहनना इंटरव्यू में, तो फिर मैं ओके। पिंक पहन के आया हूँ सर। तो हम्म। हंस रहे थे फिर एक हम्म। फ्रेंड मेरा अविकेश है मैम, उसके बारे में बात हुई थी, वो मेरा हम्म। बेस्ट फ्रेंड है स्कूल टाइम से ही। तो ओके। उसके बारे में वो पूछ रहे थे कि भाई कैसे क्या है, क्या सिमिलरिटीज हैं क्या डिफरेंसेस हैं। तो हम्म। सिमिलरिटीज में गिनाने लग गया तो वो बिल्कुल ऐसे शौक ही हो गए थे, जैसे हम हम्म। दो हमारा नाम ही अलग है बेसिकली, हम दोनों बहादुरगढ़ से हैं तो वो चीज़ सेम हो जाती है। हमारा ओके। स्कूल सेम था, हमारा हम्म। कोर्स सेम था, स्कूल में हमारे सब्जेक्ट सेम थे। फिर हम्म। फॉर्चुनेटली हमारे हर एक सब्जेक्ट में टोटल परसेंटेज एग्रीगेट बेस्ट थ्री बेस्ट फोर कहीं से भी काउंट करो हमारा सेम स्कोर आ रहा था। ओके। तो उसके बाद फिर हम दोनों का ही मैथ्स जो है फेवरेट सब्जेक्ट था। हमने हम्म। क्या कहते हैं दोनों ने डीयू में अप्लाई करा, सेम कॉलेज मिला हमें, सेम कोर्स मिला, सेम सेक्शन मिल गया। फिर हम दोनों ने एनसीसी ज्वाइन कर ली, सेकंड ईयर हम्म। में दोनों साथ में सार्जेंट बने, थर्ड ईयर में दोनों जेईओ बन गए। हम्म। तो फिर और पता नहीं है वो कैसे हो रहा था हमारे ग्रेजुएशन में भी, जो जितने भी हर एक सेमेस्टर में हमारे 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं तो टोटली हमारे 30-35 सब्जेक्ट हो जाते हैं राउंड द ईयर, जो 3 साल है। उसमें भी मैम हर एक सब्जेक्ट में हमारी सेम सीजीपीए आई थी। माय एंड गॉड। फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया उसमें भी हम्म। हमारी सीजीपीए जो है वो ग्रैंड सीजीपीए वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी सेम थी, मतलब उतना ही लिख रखा था, मेरे में भी 8.865 और उसका हम्म। भी 8.865। तो वो ओके। सर उस पे अड़ गई कि नहीं तुम तो चीटर्स हो, तुम तो हैकर्स हो, तुम ये कैसे कर रहे हो, तुमने तो राइट। चीटिंग करी एग्जाम्स में भी। तो हम्म। मैं कह रहा था कि सर वो वैसे तो सेक्शन हमारा सेम था, बट जो एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो नाम के हिसाब से आता है, तो ऑब्वियसली उसका ए से है मेरा ऐसे। तो हम स्कूल में भी कॉलेज में भी जब भी कोई एग्जाम हुआ हम अलग अलग रूम्स में बैठे हैं। तो बट ओके। पता नहीं सर वो बस हो गया ऐसे ही, तो उस चीज पे वो बड़ा ऐसे कर रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पता नहीं तुम क्या करके आए हो ये वो। तो ऐसा कुछ था, वो भी थोड़ा ऐसे फनी सा हम्म। इंसिडेंट था, वो हंस रहे थे, फिर मैं उनको बोलने लग गया कि सर सीरियसली हमने चीटिंग नहीं करी। तो फिर हम्म। बोले अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तो हम्म। ऐसे है। तो इंटरव्यू में अपने आंसर्स फ्रेम कर देता था मैं अच्छे से, उनके सामने प्रेजेंट कर देता था। जो मैं राइट। बोल रहा था वो मेरी टोटल क्लैरिटी थी। अगर हम्म। उन्होंने जो कुछ भी मुझसे पूछा है तो जितना मुझे पता है वो हमने उनको बता दिया। अगर जो ओके। हमें नहीं पता हम्म। तो कॉन्फिडेंटली मैं बोलता था कि सर ये मुझे नहीं पता, मैं पता कर हम्म। लूंगा एंड आई लेट यू नो। ओके। एंड जो चीज़ें हमने पीआईक्यू में लिखी हैं वो पीआईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि तुमने उसको एक हम्म। वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है। तो वो भी हम्म। तुम्हारी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी दिखाता है कि या तो तुम ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा गंदी हैंड राइटिंग में लिख के आए, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो वो एक एग्जैक्ट। अलग चीज डिपिक्ट करेगी। एंड तुमने हम्म। बड़ा प्यारा सा लिखा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अच्छी अच्छी राइटिंग में, तो अच्छा हम्म। रहता है। और हम्म। फिर वो चीज भी है ना मैम कि अगर बाहर से आप कुछ पूछ रहे हो तो हो सकता है मुझे ना भी बताओ, बट सर हम्म। इफ यू आर आस्किंग फ्रॉम माई पीआईक्यू, आस्किंग फ्रॉम माई लाइफ, तो तुम्हें तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर आप पूछो, जो हम्म। आपको पूछना वो पूछो, मैं बताऊंगा आपको, मेरे पास मुझे सब पता है, आप मेरे बारे में पूछो, पीआईक्यू हम्म। से पूछो। तो हम्म। जो जो चीजें जो एक्सपेक्ट करता है उतनी तुम्हें आनी चाहिए। एंड बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा इंटरव्यू के लिए मैम वो ये है कि जो सर्विस सब्जेक्ट की हो गई नॉलेज, अगर तुम आर्मी का हम्म। इंटरव्यू देने जा रहे हो हम्म। तो आर्मी के बारे में, एयरफोर्स आर्मी में के जा बारे रहे में। हो एयरफोर्स के बारे में वो हम्म। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगर हम्म। इतना डेडिकेशन शो कर रहे हो कि तुमने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दे दिए हैं, तुम इतने डेस्परेट हो ज्वाइन करने के लिए, तुम अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हो, तो हम्म। इतना तुम्हारा अब तुम्हें फोर्सेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या फायदा हुआ उस चीज़ का। तो वो बिल्कुल कहीं सही। ना कहीं वो दिखाता है कि ये झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा है, वो फिर वो हम्म। लैक ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज़ें आ जाती है कि इससे बेसिक चीज़ें पूछी, इसको हम्म। वो भी नहीं पता है। तो बिल्कुल। वो चीज़ें हम पहले से प्रिपेयर करके जा सकते हैं। एंड हम्म। इंटरव्यू में हंसते रहें तो अच्छा रहेगा। राइट। मेरा तो जैसे और थोड़ा सा ओनेस्ट वे में पॉजिटिव आंसर दें, जैसे अभी मेरे से हम 5 बंदे गए थे मैम एफकेट में, हम किरोड़ीमल कॉलेज से, हम तीनों साथ पांचों साथ में ही थे ग्रेजुएशन में भी, ठीक एनसीसी है। में भी। और हम्म। पांचों ही हम स्क्रीन इन हो गए। तो फिर हम्म। वो हमारा इंटरव्यू भी सेम ऑफिसर ले रहा है।
तो वो मुझसे ओके। पूछ रहा है कि साहिल, तुम 5 बंदे आए हो, तो होम डू यू थिंक विल गेट रिकमेंडेड, हु हैज द हाईएस्ट चांसेस, और ऐसे पेन लेके बैठ गए कि नाम लिखेंगे। हाँ हाँ। तो मेरे को ये लगा मैम कि अगर मैं एक का नाम ले लेता हूँ उसको फायदा हो जाएगा, बट बाकियों को हो सकता है नुकसान हो, परसीव कि भाई इनमें कोई कमियां हैं इसलिए उनका नाम नहीं लिया। तो मैंने बिल्कुल। बोला कि सर आई थिंक कि सबने ही मेहनत करी है एंड आई फील दैट ऑल ऑफ अस विल गेट रिकमेंडेड। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, तुम मुझे एक का नाम बताओ ये वो। तो हम्म फिर मैंने उन्हें बोला कि सर इफ आई आंसर यू ऑनेस्टली, हम्म। then always I've been listening from you guys that you don't have any restriction on numbers and you are just looking for the qualities of the candidates. So वाओ। if that is true, then we guys are ग्रेट। full of quality. सर हम पांचों ही हो जाएंगे अगर नंबर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो। तो हम्म फिर वो हंसने लग गए थे। तो ऐसे हम्म ऐसे थोड़ा सा लाइवली तुम्हारा इंटरव्यू रहे हम्म। तो अच्छा रहेगा मैम। एंड फिर लास्ट में फिर वो पूछ ही रहे थे मेरे से, बोले कि तुम कुछ और पूछना चाहोगे मुझसे, मैंने इतना कुछ पूछ लिया। तो आई सेड कि सर आई वुड बी रियली हैप्पी टू नो योर नेम, क्योंकि हम्म हमारा इतना इंटरेक्शन हो ही चुका है। तो ही हम्म सेड दैट कि साहिल नाम में तो क्या रखा है। तो आई सेड कि सर मुझे पता ही था, आई सेड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर सर। फिर हंसने हम्म लगे, बोले क्यों। मैं कहा सर मेरे फर्स्ट जो एनडीए टाइम पे इंटरव्यू दिया था मैंने, उन्होंने भी ऐसे ही बोला था। सो ही हम्म। सेड कि ओके साहिल, फॉर योर हैप्पीनेस यू कैन कॉल मी एनीथिंग, राम श्याम वट एवर यू वांट। तो मैं बोला कि हाउ द आंसर्स कैन बी सेम, ही उसने उन्होंने भी ऐसे ही बोला था मेरे पहले वाले इंटरव्यू ऑफिसर ने। तो ही सेड कि बेटा हमने ट्रेनिंग साथ में करी है ना। एंड वो हंसने लग गए। ओके। देन फिर उन्होंने बोला कि ओके साहिल, आई एंजॉयड योर इंटरव्यू अ लॉट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, राइट। तो थैंक यू गो नाउ। तो मैं फिर चलने लग गया। तो हम्म फिर जैसे ही मैं बाहर जा रहा था उन्होंने बोला कि साहिल वेट। हम्म तो मैं पीछे मुड़ा, यस सर। तो बोले ओके कीप स्माइलिंग लाइक द सेम। तो बोले हम्म कि अच्छा लगा मुझे, यू वर स्माइलिंग थ्रू आउट योर इंटरव्यू। मैं कहा थैंक यू सर। फिर मैं हम्म आ गया था। तो मैम हम्म। वो चीज़ें मैटर करती हैं कि तुम कितना रिलैक्स रहते हो, कितना ऑर्गेनाइज वे में आंसर देते हो इंटरव्यू के लिए। मैंने एक चीज नोटिस करी साहिल कि आप इंटरव्यू को लीड कर रहे थे इंस्टेड ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर, यू नो ही इज टेकिंग यू फॉरवर्ड इन द इंटरव्यू एंड यू आर हाँ सो जी। प्रिपेयर्ड अबाउट द आंसर्स। दैट इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड रियली आई कैन सेंस कि कितना आपने ऑब्जर्वेशन एनडीए के बाद जब आप इन एंट्रीज के लिए गए आपने इंक्रीज हाँ किया है। जी। कमिंग टू द जीटीओ, जीटीओ समथिंग जहाँ पे बहुत मजा आता है बिकॉज ग्राउंड टास्क भी है, ग्रुप टास्क भी है। सो इज हाँ देयर जी। एनी हाँ जी। फनी एक्टिविटी हैपेंड थ्रू आउट योर जर्नी इफ यू कुड शेयर सम ऑफ दैट? मैम फनी तो मतलब मेरे साथ तो इतना कुछ खास फनी ऐसे हुआ नहीं है। बट हम्म जैसे हम जब जाते ही हैं तो बंदे अपने अपने इंसिडेंट शेयर करते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है वो बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था कि उसके साथ कोई एक फ्रेंड था, कमांड टास्क में उनको बुलाया। तो वो हम्म। जो कमांडर था उनको कोई वो बॉम्ब डिफ्यूजन वाला वो मिला था राइट। कमांड टास्क, जिसमें बॉम्ब लेके आना था। तो उनको कुछ आइडिया वगैरह आ नहीं रहा था। हम्म उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बताया होगा, जीटीओ ने फिर चेंज कर दिया कि कलर चेंज हो गया, ये हो गया। एंड हम्म फिर जीटीओ सर बोलने लगे आधा टाइम रह गया। फिर लास्ट में सर ने बोल दिया कि नाउ यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स रिमेनिंग। एंड उन्होंने काउंट डाउन स्टार्ट कर दिया, टेन ओके। नाइन एट। ये जनरली तो डू। वो कमांडर ने मैम क्या किया कि वो कहता है सबॉर्डिनेट्स को, मेरे फ्रेंड को कहता है गो टेल माई मदर दैट आई हैव डाइड फॉर नेशन। एंड वो कूद जाता है अंदर, बॉम्ब उठा के फिर जीटीओ सर को दे देता है हीरो से। तो पहले तो बहुत देर तक जीटीओ सर हंसते रहे। फिर उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि तुम यहीं रुको। फिर जीटीओ सर चले जाते हैं, सारा काम वाम रुकवा के फिर सारे जीटीओस को इकट्ठा करके लेके आते हैं वो। ओके। फिर कहते हैं कि अब जो तुमने किया ना वो दोबारा करो। फिर वो दोबारा करता है, फिर सब दोबारा हंसते हैं। तो मतलब ये एक इंसिडेंट था। एंड एक अभिकेश बता रहा था मैम कि उसके साथ हुआ था ऐसे हम्म कि जैसे उनका तो जो जीटीओ सर थे वो थोड़े ऐसे थे कि फिल्मी टाइप थे। तो उन्होंने बोला कि जो कमांडर है ना तुम्हारा, उसको टेररिस्ट ने पकड़ लिया एंड यहाँ बांध रखा है। एंड ओके। उसको तुम खोल नहीं सकते। एंड सबॉर्डिनेट जो है वो दूर से काम करेंगे एंड कमांडर जो बैठे बैठे बताएगा उनको। तो अब अभिकेश खड़ा है वहां पे। फिर उन्होंने एक बंदे को ऐसे लगा दिया कि एक बंदा ना रिवर्स काउंटडाउन स्टार्ट करे चिल्ला के। तो वो ओके। दूसरा सबॉर्डिनेट कोने में जाके खड़ा, वो चिल्ला रहा है 201, 200, 199, वो ऐसे चिल्ला रहा है हिंदी में। और फिर वो कमांडर अभिकेश को कहता है कि ओके जेंटलमैन, पुट दिस प्लैंक इन सच अ वे ऑन दिस स्ट्रक्चर कि ये स्टेबल हो जाए। तो अब अभिकेश अभिकेश को भी कोई आइडिया नहीं, वो अंदर ही अंदर सोच रहा है कि वाह, क्या तूने तो क्या आइडिया दे दिया, क्या मतलब क्या ही कमांडर बनेगा भाई तू। तो फिर वो अभिकेश को भी समझ नहीं आ रहा थोड़ा सा। फिर हम्म वो कमांडर कहता ओके कम फाइट विद द टेररिस्ट एंड नाउ अनटाई मी। तो अभी हम्म कैसे से हवा में दो चार ऐसे धक्के मारते हैं। फिर ऐसे पीछे से बैठ के रस्सी खोलने की एक्टिंग कर रहा है। तो वो अंदर ही वो कह रहा था कि यार मैं अंदर अंदर सोच रहा है कि चल क्या रहा है, ये भी ऐसा भी होता है क्या एसएसबी में। फिर वो कमांडर उठ के आता है, उसको कोई आइडिया फिर भी नहीं आता। तो फिर वो अविकेश वो जीटीओ सर कहते हैं कि अगर तुम्हें नहीं आ रहा आइडिया तो यू कैन आस्क योर सबॉर्डिनेट्स। तो बिल्कुल। अविकेश को कहता है कि अविकेश डू यू हैव सम आइडिया। तो उस हम्म टाइम तक अविकेश को आ गया होता है आइडिया। तो अविकेश कहता है यस सर।
हम्म। तो जैसे ही अभी केस आइडिया बोलने लगता है ना, कहता है डोंट टेल मी जस्ट इम्प्लीमेंट इट। तो तो वो बंदा इतना रेस्टलेस था कि भाई मुझे सुनना ही नहीं है, तू कर दे बस, इस टास्क को कर दे। तो एक ये थोड़ा फनी था। उसके अलावा हम जीटीओ से अलग भी कुछ मोमेंट्स हो जाते हैं, जैसे बैंगलोर में हम लोग कर रहे थे। मेरे हम्म। साथ था एक राहुल नाम का लड़का था। हम्म। तो चौथा दिन था हमारा, नेक्स्ट डे हमारी कॉन्फ्रेंस ही थी, रात का शाम का टाइम था। तो मैं और राहुल डिस्कस कर रहे यार कि कोई ग्रुप वगैरह बनाने की बात ही नहीं कर रहे, तो कुछ तो करना चाहिए हमें। तो हम्म। हमने एक प्लान डिसाइड करा कि हम इस प्लान को रात को इम्प्लीमेंट करेंगे। सब सो गए हैं, 12 बज गए हैं, मैं और राहुल कंबल ओढ़ के रात को निकले हैं, और हाथ में पेन और कॉपी है। चेस नंबर 1 के पास गए, एकदम से उसको उठा दिया, वो कह रहा क्या। तो हम उसको कह रहे हाँ भाई क्या 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 हुआ। तो वो भी डरा हुआ है, हम भी बोल रहे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है। तो ऐसे करके वो बिल्कुल ऐसे आधी नींद में वो घबराया हुआ है। फिर बोल रहे कि चल चल नंबर बता अपना, चल केस हो गया तेरा, नंबर बता। तो एक बंदा तो मैम उनमें ये था कि वो पहले सोच रहा है कि उसने 2-4 डिजिट्स बताए अपने नंबर पे, फिर कह रहा ओ मैं अपना नंबर भूल गया, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा। मैं फिर वो इधर उधर घूम रहा है कि मैं शिट शिट मैं नंबर कैसे भूल सकता हूँ अपना। तो रात को हमने 36 बंदे थे हम, दो तो हम हो गए, तो 34 कैंडिडेट्स को हमने एक एक करके उठाया है फिर रात को। और हम्म। 2 घंटे तक हमारी ये कार्रवाई चली, हमने सबके नंबर लिए। और फिर हम्म। सब हंस रहे थे बाद में कि क्या यार ये साहिल और राहुल ने ये क्या कर दिया। एक बंदे को हमने बेड से उठा के नीचे खड़ा कर दिया, तो वो डर गया कि एकदम से क्या हो रहा है, वो खड़ा हुआ, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो वापस गिर गया बेड पे। तो ये थोड़ा फनी था। फिर अगले दिन वो सब डिस्कस कर रहे हैं कि यार ये तो रात को आए थे, इन्होंने तो बड़ा वो करा, हमारे साथ हम्म। परेशान कर दिया। फिर हम्म। बाकी सब खुश थे कि हाँ यार नंबर हमारा ग्रुप वगैरह बन जाएगा। तो उसके हम्म। बाद फिर अलग से मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई कब बनाएगा, मैं तो रिकमेंड हो गया था और वो हम्म। लिस्ट मेरे पास ही थी। अब उधर हम्म। से राहुल का मैसेज आ रहा है, मैंने ऑन करा तो मैसेज आए पड़े कि भाई तू तू तो हो गया, अब तू ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। हम्म। तो उसके बाद फिर हमने ग्रुप बनाया हुआ में, कि ये थोड़ा ये इंसिडेंट्स थे मेरे। मैं कह रही हूँ साहिल, मैंने बहुत इंटरव्यूज लिए हैं और आज आई थिंक ये 50th इंटरव्यू है जो इस चैनल पे है। सो बहुत सीरियस इंटरव्यूज भी हो जाते हैं, पर आपका इंटरव्यू जो हम डिस्कस करें उसके बाद लगता है एसएसबी बहुत आसान है। सो मैम आई वुड से कि अगर अगर बंदा थोड़ी सी मेहनत करे, एंड जो एसएसबी की जो चीज़ है ना कि क्या डिमांड कर रही है मैम एसएसबी, अगर वो उनको समझ आ जाती है तो आई एम श्योर कि वो इजीली रिकमेंड हो सकता है। मुझे भी कॉन्फिडेंस रहता था कि यार अब तो अगर मैं एफकेट के लिए जा रहा था तो मेरे को ये था अगर मैं प्रॉपर जाता हूँ अच्छे से तो मेरा हो जाएगा। एंड उसके बाद कोई एसएसबी है नहीं, बट स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर दोबारा भी कभी जाता हूँ तो आई विल परफॉर्म वेरी वेल। राइट। एक और चीज साहिल, अपने जीडीओ के अंदर 9 टास्क होते हैं। अब हर टास्क का हाँ। अपना एक इम्पोर्टेंस है। सो इज देयर एनी टास्क इन योर माइंड दैट इज यू कंसिडर दैट other candidates are considering is most underrated yet very important? So is there anything like that in any particular task? And along with that, kindly discuss the mistakes they generally commit in that particular task. Yes, please. मैम वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जैसे कैंडिडेट्स मोस्टली जो फाइनल ग्रुप टास्क होता है ना उसको कंसिडर Mhm. करते हैं कि अब इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही है। एंड Mhm. उस टाइम तक वो बोलते हैं कि जीटीओ सर है, वो फाइल क्लोज भी कर देते हैं। एंड मैंने भी कई बार ऑब्जर्व करा है कि वो जीटीओ सर बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फाइल उनकी नहीं खुली होती। Okay. बट अब की बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि उन्होंने दोबारा फाइल खोली थी हमारे लिए। Mhm. तो क्या हुआ था मैम कि हम स्ट्रक्चर जो हमारा पहला स्ट्रक्चर था उसको हम रस्सी से बांध रहे थे। एंड वो हम में से किसी ने इतनी तेज रस्सी खींची कि वो स्ट्रक्चर ही उखड़ गया। अब फिर Okay. भी हमने जोड़ तोड़ के उसको बांध के फट्टा रख दिया, उसके ऊपर बल्ली रख दी, वो पूरा हिल रहा है ऐसे। एंड Mhm. रिपीटर ग्रुप का है ही कि एक बार बना नहीं स्ट्रक्चर तो कूद जाते हैं उसके ऊपर। तो एक बंदा उसके ऊपर चढ़ रहा था, मैं कह रहा कि यार जेंटलमैन आई थिंक दिस इज नॉट स्टेबल और चोट लग सकती है। तो Mhm. बोले नहीं नहीं ठीक है हम पकड़ लेंगे, Mhm. इधर से किसी ने हाथ लगा रखा, वो चढ़ गया, वो गिर गया। Mhm. तो फिर वो जैसे ही गिरा तो मैं उसको कह रहा हूँ टेक केयर टेक केयर। फिर मैंने मैम ऐसा बोला कि जो मेरे को लगा कि हाँ यार ये अच्छी चीज़ है। मैंने Mhm. बोला कि जेंटलमैन द सेफ्टी ऑफ आवर ग्रुप मेंबर्स इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सो वी Right. शुड नॉट compromise with that, and I feel this is really not stable, और Mhm. obviously we have to complete the task, so let's look for some other better idea। तो Right. जीटीओ से फिर मेरी थोड़ी आदत है मैम कि मैंने अगर Mhm. कुछ अब मेरी मेरी नॉलेज के हिसाब से कोई अगर अच्छा पॉइंट दिया हो तो मैं फिर जीटीओ सर की तरफ देखता हूँ। तो मैंने Mhm. ऐसे थोड़ा सा ऐसे चोर नजर से देखा। तो जीटीओ सर ने फाइल खोली, कुछ लिखा। फिर उसके Mhm. बाद उन्होंने बोला कि यस टेस्ट नंबर 46 इज सेइंग करेक्ट। और Mhm. इतना मैं लिबर्टी देता हूँ कि यहाँ से यही आइडिया लगना था, बट स्ट्रक्चर टूटा है इसलिए स्टेबल नहीं है। तो तुम Okay. आगे आ जाओ, एक बंदा वहीं रह जाएगा। Okay. तो आई वुड से कि जो भी तुम्हारे टास्क हैं उसमें जो आखिरी टास्क है ना उस तक भी तुम्हारे चांसेस रहते हैं कि कहीं ना कहीं तुम अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटी शो करो। तो Right. बंदे मैम क्या करते हैं एफजीटी तक वो हार मान लेते हैं, जिनका अच्छा नहीं हुआ कि यार अब तो हो गया, इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। तो आई वुड Mhm. से वो इम्पोर्टेंट है। एंड Mhm. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं पीजीटी और कमांड टास्क के बारे में बताना चाहता हूँ।
मैम जैसे जीडी जीपी हमारी होती है उनमें हम रूम में बैठे होते हैं, बट हम्म। जो पीजीटी वगैरह हो गए, हाफ ग्रुप टास्क, कमांड टास्क, इनमें हमारी थोड़ी डायनेमिक सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली उसमें वर्क कर रहे हैं सब लोग मिलके। तो हम्म। इसमें वैसे तो वो स्ट्रक्चर्स हमें पार करने होते हैं फट्टा बल्ली लगा के, तो वो हमारा वैसा माइंडसेट देखना चाहते हैं। हम्म। बट ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी थी, मैंने खुद भी सोची थी कि यार अगर हमें इन्हें हमारा वही माइंडसेट देखना था कि हम फट्टा बल्ली लगा के जुगाड़ लगा के आगे चल पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो सिर्फ कमांड टास्क भी करा सकते थे। तो बिल्कुल। पीजीटी में पूरे ग्रुप को लेकर 8-10 बंदों को लेकर कराने का कुछ तो इनका सिग्निफिकेंस होगा। तो बिल्कुल। वो चीज़ जब मुझे समझ आई तो मैम वो चीज़ मेरे को हिट करी कि यार कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं हम लोग, हम्म। कि कैंडिडेट्स इस माइंडसेट से आते हैं कि जितने ज्यादा वो आइडियाज देंगे, जितना हम्म। ज्यादा वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स को पार कर लेंगे, उतना बेटर होगा उनके लिए, उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी। बट बिल्कुल। दैट इज नॉट द ओनली थिंग जो जीटीओ सर देख रहे हैं। हम्म। वो देख रहे हैं कि जो पीजीटी है, जब तुम ग्रुप में एक्ट कर रहे हो और तुम्हें हम्म। फिजिकली अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है, अपना दिमाग यूज करना है, वहां पर तुम कैसे बिहेव कर रहे हो अपने ग्रुप के साथ। जैसे मैं थोड़ा इस चीज में रहता था कि बंदे जो है जैसे ही चालू हुआ तो रिपीटेड ग्रुप्स का ऑब्वियसली रहता है, फटाबल्ली फटाबल्ली उठा के रस्सी उठा के निकल लेते हैं अपना, हमें हम्म। पता नहीं लगता, कोई हाथ से भी फट्टा छीन लिया जाता है। तो हम्म। मेरे पास लोड बचा हुआ था कि यार चलो अब इसी को उठाते हैं। तो आई वॉज लुकिंग आफ्टर द लोड। एंड हम्म। जो पहले वाला जो होता है पीजीटी, वो बड़ा इजी होता है, तो कोई ना कोई आइडिया दे ही देता है। तो हम्म। वहां पर मतलब आइडिया तो वो सबके पास होगा, बट चलो किसी एक बंदे ने दे दिया ठीक है। बट राइट। द थिंग इज वहां पर तुम अपने, अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे ग्रुप के लिए केयर है, कंसर्न है अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए, तो राइट। पीजीटी वो बड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि उन्होंने फट्टा लगाया। तो मैं उधर बोल रहा हूँ कि जेंटलमैन प्लीज वेट, लेट अस फर्स्ट चेक इफ इट इज स्टेबल और नॉट, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। फिर मैं गया, थोड़ा सा ऐसे फट्टे को हिलाया डुलाया मैंने, एंड देन बोला कि नाउ यू कैन प्रोसीड। तो राइट। वो एक केयर तुम्हारी दिखाई देती है जो तुम शो कर सकते हो अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए। उसके अलावा भाई की हाथ पकड़ के आ जाए, हाँ इस साइड आ जा, वो तुम शो कर सकते हो, ओब्वियसली कई मेंबर्स करते भी हैं। बट ये इतना स्टेबिलिटी का और वो उतना कंसर्न नहीं दिखाते। जैसे अगर मान लो कोई बंदा गिर रहा है, तो यू विल ऑब्जर्व कि ग्रुप में अगर 8 बंदे, तो 3-4 तो ऐसे खड़े होंगे उनके फेस पे ही कोई एक्सप्रेशन नहीं आया कि वो गिर गया, ठीक है आजा वापस। लेकिन कुछ बंदे होंगे वो अपने ग्रुप के लिए कंसर्न होंगे, अगर कोई बंदा गिरा भी है तो एक अलग से उनके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वो बोलते हैं कि जेंटलमैन आराम से टेक केयर टेक केयर, कोई चोट तो नहीं लगी, आजा आजा। तो उतना भी वो केयर दिखाते हैं। और जो अगर उन्होंने आइडिया नहीं भी दिया है, तो राइट। भी अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस चीज में, तो वो हम्म। चीज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर बैटल फील्ड पे तुम जाते हो तो वही चीज़ है मैम कि तुम अपने ग्रुप के लिए कितना तुम्हारी यूनिटी है, कि तुम अगर किसी को एक को चोट लगी है एंड तुम्हारे पास आगे जाने का ऑप्शन है, पीछे जाने का ऑप्शन है, उन चीज़ों को छोड़कर तुम अपने जहाँ पर गोलियां चल रही हैं वहां पर जाकर तुम अपने बंदे को वापस लेकर आ रहे हो, उसके लिए कंसर्न है। तो वो चीज़ मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीट करने से ज़्यादा मैटर करती है। तो बिल्कुल। हमारा ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हमें आगे निकलना स्ट्रक्चर लेकर। हमारा हम्म। ये माइंडसेट होना चाहिए कि पूरा ग्रुप हमारे साथ हो, किसी को चोट ना लगे, सब ठीक ठाक रहें, एंड हम एक साथ ही ये चीजें कंप्लीट करें। एक बिल्कुल। फिर वो जीटीओ सर बोलते हैं कि ठीक है अगर ये हो गया तो यहाँ से 7 बंदे आगे चले जाएंगे, एक लास्ट बंदा रह जाएगा, तो आई एम हम्म। गिविंग यू लिबर्टी कि तुम वहां चले जाओ। तो हम्म। मैक्सिमम टाइम ऐसा हो रहा था मैम कि बंदे तो आगे भाग रहे हैं, हम्म। मैं वापस पीछे भाग रहा हूँ, उस लोड को उठा रहा हूँ, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो हम्म। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करती है कि यार तुम सिर्फ टास्क पूरा करने के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, यू राइट। आर, जो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, यू आर परफॉर्मिंग एज पर दैट, कि तुमने वो लोड का भी ध्यान रखा है, वो चीज़ें सारी ध्यान रखी हैं। तो आई वुड से कि ये चीज़ें अगर तुम इम्प्लीमेंट करते हो एंड तुमने आइडियाज अगर सेटिस्फैक्ट्री भी दिए हैं, तो कभी भी जीटीओ सर के रडार से तुम बाहर नहीं होगे। वो हमेशा तुम्हें देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ तुम्हारा पॉजिटिव इम्पैक्ट ही जाएगा। अब तुम ना आइडियाज दे रहे हो, ना तुम्हें किसी को चोट लगने से स्टेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, खड़े ही हो, तो राइट। ऑब्वियसली फिर वो कंसिडर नहीं करेंगे तुम्हें। हम्म। एंड मैम एक कमांड टास्क आता है जिसमें बंदे कई बार गलती कर जाते हैं, बट आई वुड से कि वो एक ऐसा टास्क है जिसमें तुम रियलिटी में अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखा सकते हो। राइट। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना बताता हूँ, तो जीटीओ सर बोलते हैं कि भाई तुम्हें जो है वो 15 मिनट्स दी जाती हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए, बुलाओ अपने सबोर्डिनेट्स को। तो ओके। सबोर्डिनेट्स जैसे ही आते हैं, तो मैम एक लीडर का हमेशा वो रहता है कि कभी उसमें एरोगेंस नहीं होती, वो बहुत पेशेंटली बहुत पोलाइटली बात करता है अपने सबोर्डिनेट्स के साथ। तो राइट। मैं उनको ग्रीट करता था कि गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, वी आर असाइंड दिस टास्क। एंड जो चीज जीटीओ सर का अटेंशन ग्रैब करती थी वो ये थी कि जीटीओ सर ने मुझे 15 मिनट्स दिए, एंड मैं उनको बोलता था कि जेंटलमैन, वी हैव 10 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टास्क, एंड ओके। रूल्स आर एज सेम एज पीजीटी, एंड आई एम श्योर वी विल डू इट बिफोर द गिवन टाइम। तो ये चीज वो थी जो हमने एनसीसी में सीखी है। अगर कि यूनिट से कोई काम आ रहा है, हमें बोला है कि तुम्हें 2 घंटे, तुम्हें 4 घंटे में करके देना है,
तो हम्म। सीनियर अंडर ऑफिसर जेईयूज को बोलेगा कि तुम 3 घंटे में करो, जेईयूज सीएसएम को, राइट। जूनियर्स को बोलेंगे 2 घंटे में करो। हम्म। एंड अल्टीमेटली वो हमारा टास्क 1.5 2 घंटे में पूरा हो जाता है। एंड हम्म। वो टाइम से पहले ही हम अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं। तो हम्म। वो चीज़ जो है वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करता था यहाँ पर, तो जीटीओ सर हमेशा ध्यान देते थे कि इसने टाइम के साथ चेंजेस करे हैं। हम्म। उसके अलावा मैम बंदे क्या करते हैं, जैसे ही स्टार्ट हुआ ना, तो ठीक है फट्टा बल्ली उठाओ, सबोर्डिनेट्स को एक को फट्टा पकड़ा दिया, एक को रस्सी पकड़ा दी, बल्ली खुद ले ली। एंड हाँ। आइडिया उनके पास है ही नहीं। तो हम्म। वो एक जो काम बिहेवियर होता है एक लीडर का, कि भाई उसका काम ये होता है कि अपने अपने सबोर्डिनेट्स के लिए वो इजीएस्ट थिंग लेके आए, जो जिससे हमारा टास्क कंप्लीट हो जाए। बेवजह की उनको टेंशन देना, वेट देना, वो चीज़ एक लीडर कंसीडर नहीं करता जितना मुझे लगता है। तो मैं उनको ये बोलता था कि जेंटलमैन, वेट फॉर अ व्हाइल, आई एम लुकिंग फॉर सम आइडिया। तो वो सबोर्डिनेट्स मेरे दोनों हाथ पीछे करके खड़े हुए हैं, सामान मेरा नीचे ही रखा हुआ है, फट्टा बल्ली सब। एंड मैं इधर उधर घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ आइडिया कहाँ से क्या लग सकता है। तो फिर राइट। एक आधी बार जीटीओ सर ने कभी कभार किसी एसएसमी में बोला भी है कि कमांडर व्हाट यू आर डूइंग। तो मैं हम्म। बोलता था कि सर आई एम लुकिंग फॉर सम आइडिया, एंड जैसे ही आएगा आई इम्प्लीमेंट इट। तो जैसे हम्म। मेरे को आइडिया करेंगे। तो एक मैम वो अविकेश वाली स्टोरी मैंने बताई थी कि वो कमांडर बोल रहा है पुट दिस प्लैंक इन सच अ वे कि ये यहाँ पे स्टेबल हो जाए। अब तुमने राइट। सबोर्डिनेट को ही परेशानी में डाल दिया। तो उस चीज को कवर अप करने के लिए मैं, जैसे मेरे को आइडिया है तो मैं समझाता था किसी जेंटलमैन, व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि हम यहाँ प्लैंक रखेंगे, विल टाई दिस एंड विद द रोप, उसके बाद हम बल्ली से ब्रिज करेंगे इसको, एंड ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। सो नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट इट। तो उसके बाद फिर मैं उससे फट्टा बल्ली उठवाता, कुछ सामान मैं खुद उठाता, एंड साथ लग के मैं उसको करता था। फिर अगर जीटीओ सर ने कुछ चेंज कर दिया, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ कि वेट आई एम लुकिंग फॉर आइडिया, फिर आइडिया देखा, फिर उनको समझाया, फिर इम्प्लीमेंट करा। तो तुम्हारी जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, तुम कैसे बिहेव कर रहे हो सबोर्डिनेट्स के साथ, कैसी तुम्हारी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कैसा तुम्हारा नेचर है, तो वो चीज़ तुम कमांड टास्क में शो कर सकते हो। कई राइट। बार ऐसे होता है कि मैम हमने पीजीटी में ज़्यादा आइडियाज़ नहीं दिए होते, तो कमांड टास्क हमारा बड़ा ईजी सा आ जाता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली तुम्हारा इजी आएगा, ठीक है। जीटीओ सर को लगा होगा कि भाई ये ज्यादा आइडियाज नहीं दे पा रहा, वो रैंकिंग सी जो कैंडिडेट्स है वो पता कर लेते हैं कि किसका कैसा हुआ है, कमांड टास्क से पता चलता है। बट स्टिल ये जो चीजें हैं ये तुम हमेशा जीटीओ को शो कर सकते हो, तुम्हारा स्ट्रक्चर कितना ही ईजी हो, कितना ही आसान हो, कितना ही मुश्किल हो, तो तुम वो चीजें वहां शो कर सकते हो। एक राइट। मैम, जैसे तुम किसी के सबोर्डिनेट बन के जा रहे हो, तो वहां पर तुम्हें दिखाना होगा कि तुम कैसे अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करते हो। कि अगर वो कभी मुझे बोल देते कि पिकअप दिस प्लैंक, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता था यस सर। तो वो चीज बोलने में मुझे कभी शर्म नहीं आई, कभी मुझे लो फील नहीं हुआ। ठीक है, अभी अभी बेशक हम साथ हैं, बैचमेट्स हैं, एसएसबी दिन है, बट नाउ ही इज द कमांडर एंड आई हैव टू फॉलो हिम। तो वो यस सर बोलने वाली जोश के साथ वो चीजें जो हैं वो मैं करता था। एंड ऐसे ऐसे हर एक टास्क की तुम पता कर सकते हो कि क्या डिमांड है हमारी एसएसबी की, एंड उस हिसाब से तुम परफॉर्म करोगे तो मैम जीटीओ तो बहुत आसान हो जाता है। मेरा हमेशा ही अच्छा हुआ है जीटीओ। आई कैन सेंस आपका जो साइक है पूरे ही एसएसबी प्रोसेस को लेके बहुत अलग है। एंड आपने अपनी परफॉर्मेंस के अंदर एक इमोशंस भी जोड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो हाँ एक जी। आपको अपर एज देता है। साहिल, अब तक की जो आपकी जर्नी है, आई ट्रूली वेरी एंजॉयड इट। अब कमिंग टू द थैंक कॉन्फ्रेंस, यू। बिकॉज कॉन्फ्रेंस अब ऐसा प्लेस है जहाँ पे आपने इतना अच्छा जब तीनों जगह परफॉर्म किया है, दे विल वेरीफाई दोज थिंग्स, राइट? सो आपका कॉन्फ्रेंस कैसा रहा? मैम अभी सीडीएस आईएमए की बात करें तो उसमें एक बेसिकली वो क्वेश्चन जो है वो पुट अप करते हैं प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट से। ओके। तो देवर आस्किंग मी कि क्या कहते हैं कि साहिल, तुम्हारे पिछले अटेम्प्ट्स में क्या हुआ, तुम एनडीए से रिकमेंड हुए थे, तुमने ज्वाइन क्यों नहीं करा। तो हम्म। मैंने अपना रीजन दिया, उसके बाद बोले उसके बाद तुम्हारे अटेम्प्ट्स में क्या हुआ। तो आई हम्म। टोल्ड अबाउट माई स्क्रीन आउट्स, माई कॉन्फ्रेंस आउट्स। तो बोले कि तुम्हारी जो प्रेसिडेंट सर थे वो बोले कि तुम्हारी तो परफॉर्मेंस गिर गई। हम्म। मैं बोला हाँ जी सर, बाकी आई वाज ट्राइंग। बोले नहीं नहीं यार, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, एक बार रिकमेंड होने के बाद तुम दोबारा कैसे स्क्रीन आउट हो सकते हो। तो ओके। मैं कहा सर आई वाज गिविंग माय बेस्ट, वो बस यही है कि नहीं हो पाया उस टाइम पे सर। तो बोले कि और अब की बार क्या लगता है। मैं कहा सर मेरे को लगता है कि अब की बार हो जाएगा। तो ई साइड की नहीं, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है और तुम्हारी परफॉर्मेंस और डिटीरियोरेट हो जाएगी। ओके। एंड मैं एकदम से थोड़ा ऐसे शौक हो गया कि यार सर ऐसे बोल रहे हैं। सो आई साइड की नहीं सर, आई एम प्रेटी श्योर कि आई विल मेक इट इन दिस अटेम्प्ट। तो ओके। बोले कि इतना श्योर कैसे हो। तो आई साइड की सर आई परफॉर्म वेल, जो मेरा बेस्ट था वो मैंने दिया। एंड बाकी अगर नहीं भी होता सो आई एंजॉयड अ लॉट विद माय फ्रेंड्स, जो मैंने नए फ्रेंड्स बनाए यहाँ पे। राइट। तो कोई ऐसे रिग्रेट नहीं है, तो ठीक है, आई विल कम बैक स्ट्रोंगर इन माय नेक्स्ट अटेम्प्ट। राइट। तो बोले कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता ना, वो तो हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि हम क्या रिजल्ट बनाएंगे। तो मैं हंस रहा था कि ओके सर, लेट्स सी क्या होता है। बाकी इतना मुझे था कि जैसे मेरी परफॉर्मेंस बढ़िया थी जीटीयू में भी, इंटरव्यू में भी, एंड इवन साइक में अच्छा करता ही हूँ।
ओके। तो क्या कहते हैं, जब मेरी कॉन्फ्रेंस में उससे पहले जो वेटिंग टाइम होता है ना मैम, तो हम्म। जैसे ही एक बंदे को, जैसे इतना था मुझे कि या तो मेरा वेटिंग टाइम चलेगा 10-15 मिनट का, और हम्म। अगर नहीं चला तो ऐसा तो नहीं होगा कि मैं डायरेक्ट ही बाहर हो रहा हूँ कि भाई कोई था ही नहीं कुछ। तो हम्म। जैसे ही मेरे मुझसे पहले वाला बंदा बाहर निकला, तो हम्म। बिल्कुल ही मेरे को 1 मिनट के अंदर ही उन्होंने बुला लिया था। ओके। आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि यार अब की बार तो अच्छा हुआ है, एंड आई थिंक तीनों एसएसआर ने पास कर दिया है। हम्म। एंड जो इंटरव्यू वाला मेरा चक्कर रहता था, वो भी अब की बारी मेरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से वो सेटिस्फाइड थे। तो आई वॉज ओके। प्रीटी श्योर कि यार इसीलिए मुझे इतनी जल्दी बुलाया गया, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इन माई कॉन्फ्रेंस। तो हम्म। उसके बाद रिजल्ट जो आता है तो मैं हो ही गया था रिकमेंड। हम्म। बाकी जो ये एफकेट वाला था, इसमें इसमें थोड़ा अलग था, लाइक जो इंटरव्यू में मेरे से कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे कि भाई तुम्हारा आईएमए में हो गया, तुम एयरफोर्स में क्यों आना चाहते हो, ये वो। हम्म। तो वो मैं अपने रीजंस दे रहा था। बाकी हम्म। उनको लग रहा था कि यार ये ना बहुत ज्यादा बोल रहा है, तो उन्होंने बोला भी था कि हाँ, जब मैंने बोला था ना कि सर आई एम लिटिल वर्बोस, तो आई एम वर्किंग ऑन माय चॉइस ऑफ वर्ड्स, तो हम्म। वो कह रहे थे, हंस रहे थे, हाँ ये तो मुझे पता चल गया है जरा। एंड फिर इंटरव्यू में मतलब ऐसा, वो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं पूछा कि जितना मुझे लगता है कि जिससे वो मेरी क्वालिटीज देखना चाहते हो, बट हाँ आई आई थिंक दे वर लुकिंग फॉर माय वर्बोस नेचर, कि मैं कितना घुमा फिरा के बोलता हूँ। तो ओके। वो बिल्कुल ऐसे टू द पॉइंट चीजें पूछ रहे थे कि हाँ तुम कहाँ से आए हो, और हम्म। तुम्हारा जो जो तुम्हारी सिटी है वो दिल्ली से कितनी दूर है, ठीक है, हम्म। तुमने ग्रेजुएशन, तुमने स्कूलिंग कहाँ से करी, तुम्हारे हम्म। 10th और 12th में कितने थे। तो मैम एक क्वेश्चन है जो जिसके लिए मुझे कभी ऐसे लगा नहीं कि ये कभी पूछा जाएगा, जैसे मेरे 10th में भी 95.8% थे, और हम्म। 12th में भी इतने 95.8 थे। तो ओके। कभी कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर कभी नहीं पूछता था कि कोई तुम्हारा कोई ड्रॉप हुआ है और कुछ हुआ, उस चीज़ को वो नेग्लेक्ट कर देते थे। ओके। लेकिन अभी कॉन्फ्रेंस में मुझसे वो पूछ रहे हैं कि ओके साहिल, हमने देखा कि तुम्हारे दोनों में ही सेम परसेंटेज आई है, तो हम्म। पहले हमें ये बताओ कि सेम क्यों आई है। तो मैं हम्म। मैं सोच रहा कि सर ये तो क्या ही क्वेश्चन है पूछने का। तो फिर हम्म। मैं अंदर अंदर थोड़ा मैंने ऐसे करा बिल्डअप, मैंने बोला कि सर देखो ऐसा तो कुछ है नहीं, जो हम्म। मैंने अपना जो बेस्ट है वो दिया था 12th में, जो प्रिपरेशन कर पाया था, फॉर्चुनेटली ये सेम आ गए थे। बोले हम्म। सेम कैसे आए, ज्यादा क्यों नहीं आए, क्या तुमने हम्म। मेहनत में कमी छोड़ी, अरे 98 भी तो आ सकते थे। मगर सर ओके। हाँ आ सकते थे, बट हाँ मतलब इसका अब मैं कोई ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं कर सकता कि सेम ही क्यों आए। बट हम्म। सर मैंने प्रिपरेशन करी थी, एंड हम्म। ऑब्वियसली देर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, आने चाहिए थे सर, कि इतना तो रहता ही है सर। बिल्कुल। अगर और अच्छे आते तो और बढ़िया लगता, बाकी आई एम सेटिस्फाइड जो भी आए हैं। तो ओके। उसके बाद फिर वो पूछने लगे तुमने जेई मेंस दिया। मैं कहा ये हम्म। सर, बोले तुमने कोचिंग ली थी, मैं कहा नहीं सर। फिर बोले तुम्हारा जेई मेंस क्लियर हुआ तो तुमने बीटेक क्यों नहीं करी। तो ओके। उसमें फिर मैं ये कह रहा, मतलब बीटेक क्यों नहीं करी ये तो कभी किसी ने पूछा नहीं था, बाकी मैंने उन्हें बोल दिया कि सर, बोले कि क्या तुम्हारी फिजिक्स वीक थी। तो हम्म। मैंने ये उनको भी आंसर दिया था कि सर देखो, एक एक चीज होता है कि हम कोई चीज नहीं कर रहे हैं कि वो हमें पसंद नहीं है, या फिर हम्म। हम ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ये चीज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको हमें कोई दूसरी चीज पसंद है। सो माई ओके। रीजन वॉज लाइक कि मुझे फिजिक्स ऐसे नहीं था कि मेरी कमजोर है या मुझे पसंद नहीं है, बट द हम्म। थिंग वॉज कि मुझे मैथ्स ज्यादा पसंद थी, एंड ओके। इसीलिए आई हैव गॉन फॉर मैथ्स ऑनर्स। तो ऐसा कोई ऐसे रीजन नहीं था। तो फिर हम्म। वो हंसने लग गए। एंड देन फिर उन्होंने स्टे वगैरह का पूछा कि भाई कैसा था, तो खाना मैंने बोला कि सर अच्छा था। तो बोले हम्म। कि कोई फीडबैक नहीं देना चाहोगे तुम मेस के बारे में। तो हम्म। फिर मैं उधर बोल रहा हूँ कि सर देखो, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि द फूड वाज सो गुड, और कोई कोई ऐसी नेगेटिव चीज है नहीं, तो दैट इज ओनली अ काइंड ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। तो फिर ओके। वो फिर हंसने लग गए। तो फिर जब मैं ऐसे बाहर निकल रहा था, तो वो सारे ही ऑफिसर जो हंस रहे थे, मुझे सुनाई दिया था दरवाजे में से, मैंने कहा हम्म। कुछ तो चलो हुआ है। बाकी मेरे वेटिंग टाइम था एफ कैट में, जितने भी हम बंदे थे रिकमेंड हुए, सबका ही 10-15 मिनट का वेटिंग टाइम था, तो मुझे लग रहा था कि हाँ हो सकता है। बिल्कुल। जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, तो हम्म। जो एक तो साइकोलॉजिस्ट मैम थी हमारी, एक डीएसओ सर थे, तो वो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे रिकमेंड ओके। होने के बाद। हम्म। तो वहां पर वो बोले कि किसी को कुछ पूछना है, तो आई सेड कि मैम कोई गिफ्ट वगैरह मिलेगा हमें रिकमेंड होने के लिए। तो और डीएसओ सर बोले कि अरे तो ये गिफ्ट मिल तो गया, और क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें। तो हम्म। आई सेड कि सर नहीं, एनडी टाइम पे जब मैं हुआ था तो वो उन्होंने लेदर का माउस पैड दिया था। बोले नहीं हम्म। नहीं कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो साइक मैम कहती हैं कि क्या कहते हैं कि कौन पूछ रहा है ये, एक बार हाथ ऊपर करना। तो मैंने ऐसे हाथ ऊपर करा, तो बोली बेटा अब गलती हो गई, तुम्हारी तो साइक खराब है, फिर तो गिफ्ट मांग रहे हो तो फिर बाकी उसके बाद वो वेरीफाई करके चले गए थे, बट फिर उन्होंने मैम हमारे लिए गिफ्ट भिजवाया था, वो एयरफोर्स का प्यारा सा एक फोल्डर होता है, तो ओके। वो भिजवाया था उन्होंने अच्छा सा। ऑल राइट। सो कॉन्फ्रेंस का ये था। सो साहिल, हाँ जी। एनीथिंग यू वर मेंशनिंग अबाउट इंटरव्यू, तो कुछ पॉइंट आपने ऐड करने हैं इंटरव्यू रिगार्डिंग? हाँ जी मैम, मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे इंटरव्यू में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप लोग नहीं बता पाए उनको, एंड यू सेड कि सर अभी मुझे पता नहीं है, आई लेट यू नो, जब भी मैं इसका पता कर लूंगा।
तो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस में वो पुट अप कर सकते हैं। ओके। जैसे जैसे इंटरव्यू इससे रिलेटेड मैं कुछ बताना चाहूंगा, जैसे करंट अफेयर्स का पूछ लेते हैं मैम। तो राइट। मैं अपना ये था कि मैं तीन चार चीज़ें जो बिल्कुल ऐसे रीसेंट इश्यूज होते थे उन पे हम्म। बहुत डिटेल में पढ़ के जाता था कि भाई ये चार चीज़ें मैंने याद कर ली हैं बहुत डिटेल में, इनमें से कुछ भी पूछेगा तो मैं बता दूंगा। तो मैं ओके। अभी बेंगलोर गया था, तो सर ने मुझसे पूछा कि ओके टेल मी टू नेशनल एंड टू इंटरनेशनल न्यूज़। ओके। तो मैंने उस टाइम पे वो बता दी थी, तो अपने यूनिफॉर्म सिविल कोड और मणिपुर क्राइसिस जो चल रहा था। और इंटरनेशनल मैंने पीएम विजिट टू यूएसए, एंड एक रशिया यूक्रेन वॉर में कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई वो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई थी, वो बता दी मैंने। तो सर बोले कि ओके साहिल, कंसिडर कि मुझे किसी चीज़ के, मुझे इनमें से एक टॉपिक बताओ और ये कंसिडर करके चलो कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है एंड तुम मुझे एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके। तो मैं बोला कि सर ओके आई विल टेल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। बोले नहीं ये नहीं। तो मैं बोला कि चलो सर फिर मणिपुर कन्फ्लिक्ट। तो बोले ये भी नहीं। तो फिर मैंने कहा कि सर अब तो दो बचे हुए हैं एंड आप ही बता दो, मतलब किस चीज़ पे सुनाऊं मैं आपको। तो ही सेड कि पीएम विजिट टू यूएसए। बट उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि ये जो चारों ही टॉपिक हैं ये मैं बहुत बहुत डिटेल में प्रिपेयर करके आया हूँ। तो जैसे ही उन्होंने बोला पीएम विजिट का बताओ, मैंने अपना स्टार्ट कर दिया। मैं तीन चार मिनट तक बोलता ही जा रहा हूँ, बोलता ही जा रहा हूँ, सारी मैंने डिटेल्स बता दी उनको। उनके पास कुछ पूछने के लिए बचा ही नहीं। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन बोला, ओके साहिल टेल मी द नेम ऑफ जो बाइडेंस वाइफ। तो मैं उनको, हाँ, तो मैं हंस के कह रहा हूँ कि सर वाइफ पे तो मैंने ध्यान नहीं दिया, आई वाज फोकसिंग ऑन अदर इम्पोर्टेंट इवेंट्स। तो फिर वो हंसने लग गए। तो फिर बाहर निकल के मैं भी पूछता फिर रहा था सबसे कि यार उनकी वाइफ का नाम बताओ, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। ओके। तो आई वुड से कि जो चीज तुम करंट अफेयर्स को, ये मैं ये नहीं करा कि तुम सब कुछ कर जाओ, लेकिन जो तुमने एक बार उनके सामने बोल दिया, डिस्कस कर दिया, तो उसके बिल्कुल। बारे में तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए। एंड एक इंटरव्यू की एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि वो जैसे इंटरव्यू ऑफिसर कई बार बोलता है कि टेल मी टू ऑफ योर स्ट्रेंथ। तो ओके। वो एक ऐसा हमारे पास चांस होता है, उसमें कई लोग ना इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। कोई ये बोल देगा सर आई एम हार्ड वर्किंग, या आई एम इंटेलिजेंट, या आई हैव गुड फिजिकल स्टेमिना। तो ये जैसे इंटेलिजेंट होना, फिजिकल अच्छा होना, ये ऐसी चीजें हैं मैम जिससे सिर्फ वही चीज दिखाई देगी। तो मैं इसकी प्रिपरेशन करके गया था कि अगर ऐसा मेरे को चांस मिला तो मैं अपनी ऐसी क्वालिटीज बताऊंगा जिससे ढेर सारी और क्वालिटीज सीख जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि सर आई एम गुड एट मोटिवेटिंग अदर्स। तो बोले अच्छा कैसे, बताओ क्या मोटिवेट करते हो तुम। देन मैं बोला कि सर आई वुड लाइक टू शेयर टू इंसिडेंट्स विद यू। एंड जब मैंने वो मैंने प्लेटफॉर्म ले लिया अब उनसे कि मैं दो ही बताने वाला हूँ आपको, तो बीच ओके। में वो उस चीज को काट नहीं सकते। तो पहला इंसिडेंट मैंने बताया कि सर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रनिंग पे जाता हूँ, जिसमें मेरे कजन्स भी जाते हैं, मेरे चाचा के लड़के हैं। एंड वो 10th क्लास में है मेरे चाचा के लड़के। बट मैंने अपने पूरे ग्रुप को, हम लोगों ने एक दूसरे को मोटिवेट करा, एंड वी हैव गोन फॉर अ 21 किलोमीटर रन। एंड इवन मेरे जो कजन्स हैं वो इतने छोटे होने के बाद भी देवर एबल टू कंप्लीट 21 किलोमीटर। तो वो ओके। चीज़ है सर जो मुझे लगा कि मैं उनको मोटिवेट कर पाया हूँ। एंड दूसरा इंसिडेंट मैंने बताया कि सर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, दे आर नॉट सो गुड एट मैथ्स। एंड मेरा ओके। मैथ्स होना सब्जेक्ट था, तो मेरा बढ़िया है, आई एम वेरी गुड एट मैथ्स। तो मैं उनको सीडीएस में मैथ्स में थोड़ा हेल्प कर रहा था कि कैसे उन चीज़ों को करना है, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो गए थे, यार ओके। हम तो ओटीए के लिए ट्राई कर लेंगे, मैथ्स नहीं होगा। तो मैंने उनको थोड़ा मोटिवेट करा कि नहीं यार इजी है, किस वे से तुम टैकल कर सकते हो। तो वो जो दो इंसिडेंट्स मैंने बताए मैम, अब उसमें हम देख सकते हैं कि मैंने एक तो मेरी क्वालिटी मोटिवेशन वाली एक हो ही गई, उसके बिल्कुल। अलावा दूसरी आई एम गुड एट फिजिकल स्टेमिना, वो मैंने रनिंग के थ्रू बता दिया। तीसरा राइट। आई एम अ हेल्पफुल काइंड ऑफ पर्सन, जो मैंने अपने फ्रेंड्स को हेल्प कराया। मैं उनके लिए मैथ्स में भी हेल्प कर रहा हूँ, इवन रनिंग में भी उनको हेल्प कर रहा हूँ। चौथा राइट। कि मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, कि अगर मैंने पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प करी है। तो वो बिल्कुल। तीन चार चीजें मैं अपने एक ही क्वालिटी से बता पाया, और ऐसे ही मैंने फिर एक और दूसरी ली थी जिसमें मैंने और तीन चार बता दी थी। तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहता है मैम वहाँ पे अपने इंटरव्यू में, कि तुम अगर प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जा रहे हो एंड फिर तुम्हें बताना इस तरीके से कि तुमने अभी सोचा है, थोड़ा इधर उधर देखो, सर आई एम गुड एट मोटिवेटिंग पीपल। तो वो उनको ऐसे लगेगा कि नहीं यार इसने अभी सोच के बताया है। एंड बिल्कुल। एक जर्नी वाला क्वेश्चन आता है कि भाई तुम अपनी जर्नी शेयर, वो सॉरी अपना रूटीन शेयर करो। तो रूटीन में मैम कुछ बंदे लग जाते हैं सीधा ही कि मैं सर 4 बजे उठता हूँ। तो इसमें तुम एक स्टार्टिंग में एक वो बोल सकते हो लाइन की सर आई कीप ऑन चेंजिंग माई रूटीन एज पर दी नेसेसिटीज, बट ब्रॉडली माई रूटीन इज लाइक दिस। क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल ही कंसिस्टेंट हो, डेली ही इतना ये काम कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं। एंड उससे पहले फिर वो हॉबीज वगैरह हमारी पूछ लेते हैं, जो स्टार्टिंग में सीआई की वगैरह में। तो फिर वो रूटीन में भी तुम्हें कुछ ना कुछ ऐड करना होगा हॉबीज से रिलेटेड। तो एक रूटीन तो अपना प्रॉपरली प्रिपेयर करके जाओ, जो एक बैलेंस रूटीन हो,
कि तुम दोस्तों के हम्म, साथ भी घूम फिर रहे हो, तुम अपना फिजिकल स्ट्रेंथ पे भी फोकस कर रहे हो, तुम हॉबीज भी ले रहे हो, पेरेंट्स की हेल्प भी कर रहे हो, तुम हम्म, अपना पढ़ाई भी कर रहे हो, इवन बिल्कुल। तुम अपने दोस्तों को या अपने सिबलिंग्स की मदद कर रहे हो, तो वैसा रूटीन होना चाहिए। तो बिल्कुल। वो चीज़ मैं बोलता था, तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल लगती थी उन चीज़ों, और मैं प्रिपेयर करके आया था, बट बोलता ऐसे था कि सर हम्म, आई वेक अप अराउंड 4 o'clock। तो हम्म, वो ऐसा है ना कि वो उन्हें दिखेगा कि हाँ यार थोड़ा सोच सोच के बोल रहा है, इतना प्रिपेयर करा नहीं। तो मैं शो करता था कि आई एम रियली रियली ओरिजिनल इन इंटरव्यू। राइट। तो ये थोड़ी चीज़ें इंटरव्यू के लिए हैं। टू द व्यूअर्स आर वाचिंग दिस इंटरव्यू, साहिल मैंने कभी ऐसे नहीं बोला टू रिकमेंड सम वीडियो टू फ्रेंड्स, बट ये वाला इंटरव्यू मैं चाहूंगी कि हर कोई अपने फ्रेंड्स को शेयर करे, और जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहली चीज तो मेरे को खुद को लगता है काफी मोटिवेटिंग वीडियो है, एंड आपको देख के मुझे लगता है बहुत लोग देखेंगे कि दे कैन ऑल्सो डू बिकॉज यू हैव डन इट। तो और बहुत सिंप्लीफाइड वे में आपने एक्सप्लेन किया है, तो मुझे इन द मिडल ऑफ आई वाज थिंकिंग टू से इट इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, बट आई कुडंट कंट्रोल, आई हैव टू से प्लीज शेयर इट टू योर थैंक यू। फ्रेंड्स एंड टू योर जो भी साथ में प्रिपरेशन करके सबको शेयर करो, एंड मेक इट दैट दे गेट टू लर्न समथिंग आउट ऑफ दिस इंटरव्यू। साहिल, एक हमने मेडिकल के ऊपर डिस्कशन नहीं किया है। मेडिकल इज ऑल्सो, हाँ जी। मेडिकल प्लेज अ वाइटल रोल, बिकॉज कई बार क्या होता है आप बिल्कुल लास्ट तक चले जाते हो, आप रिकमेंड भी हो जा रहे हो, रिटर्न में भी स्कोर कर रहे हो, एंड देन मेडिकली अनफिट हो जाते हो। तो और मैंने भी रिसेंट इंटरव्यूज में ही स्टार्ट किया मेडिकल्स के बारे में बात करना, और मेरे को पता चला है कि इट इज ऑल्सो अ डिफिकल्टी जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। So anything regarding medicals you could suggest somebody who is watching this interview? मैम देखो, मेडिकल का ऐसा सीन है कि जब तुम इतना सब कुछ करके जाते हो एंड अगर तुम्हें कोई टेम्पररी रिजेक्शन मिल रहा है, तो बहुत बंदा बिल्कुल ऐसे डीमोटिवेट हो जाता है। तो आई Mm-hmm. वुड सजेस्ट कि अगर तुम अपने प्रिपरेशन फेज में हो, तो यू शुड गो फॉर अ प्रायर मेडिकल, जिसमें तुम अपनी कुछ बेसिक चीज़ें चेक करा सकते हो जो तुम्हें पहले ही पता लग जाए। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, जैसे एयरफोर्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी स्पाइन चेक करा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। एयरफोर्स में स्पाइन का थोड़ा इशू रहता है। तो हम्म, अगर कोई तुम्हें इशू आ रहा है, तो तुम उसकी फिजियोथेरेपी ले सकते हो, उसको थोड़ा प्रिपेयर प्रॉपरली पहले ही ठीक कर सकते हो। एक हम्म, तुम 42 दिन में घूम रहे हो इधर उधर डॉक्टर ढूंढते, एक तुम पहले ही 2 साल पहले 1 साल पहले तुमने अपनी चीजें ठीक करा ली हैं। तो हम्म, वो चीज मैं स्पाइन के लिए रिकमेंड करूंगा, वो चेक करा सकते हो। उसके ओके। अलावा मैम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन्स हो गए, गोल स्टोन्स हो गए। वो हम्म, चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे किडनी स्टोन का एक परमानेंट रिजेक्शन रहता है, कि अगर हम्म, आपको किडनी स्टोन की अगर हिस्ट्री भी रही है कि अगर बचपन में भी कभी किडनी स्टोन्स हुए हैं, तो यू आर अनफिट फॉर द फोर्सेस। तो राइट। उसके लिए वो तुम पहले ही चेक करा सकते हो, एंड यू कैन गो फॉर सम लेजर ट्रीटमेंट जिसमें कोई बॉडी पे स्कार नहीं रहता। हम्म, एंड फिर तुम वहाँ बोल सकते हो कि मतलब तुम वो पूछेंगे नहीं, नॉर्मली तुम कुछ बताओ मत कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, एंड हम्म, यू विल गेट थ्रू द मेडिकल्स। तो कुछ ओके। ब्लड टेस्ट वगैरह या और कुछ हम्म, चीज़ें, वो जो तुम ध्यान से एक बार कोई कैंडिडेट है तुम्हारे आसपास जिसने मेडिकल दिया, उससे पूछ के, एंड हम्म, बेसिक बेसिक चीज़ें अगर हम पहले ही करा लेते हैं, तो बिल्कुल। बहुत कॉन्फिडेंस रहता है मैम मेडिकल में कि भाई अच्छा हो जाएगा, हमारा सब क्लियर हो जाएगा। राइट। साहिल, वी हैव कम टू एन एंड, एंड जो हमारे जो ऑडियंस है, थोड़ा सा इफ आई गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट देम, दे आर समबडी हु आर प्रिपेयरिंग बाय देमसेल्फ, एंड कई बार ना बार बार प्रिपरेशन करते हैं, सब चीज ट्राई कर लिया है कि हमने कोचिंग भी ले लिया है, हमने फ्रेंड्स के साथ भी कर लिया है, एंड जब साथ वाले रिकमेंड होते हैं और आप कहीं ना कहीं रह जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग रहती है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ जी। एंड यू हैव गॉन थ्रू लॉट, आपने रिकमेंडेशन लिया, देन आपने स्क्रीन आउट, एंड देन आपने कॉन्फ्रेंस आउट, एंड देन हाँ जी। रिकमेंडेशन भी आपने लिया है। तो एनीथिंग यू वांट टू हाँ सजेस्ट जी। टू द पीपल हु इज वाचिंग दिस इंटरव्यू? मैम आई वुड सजेस्ट कि अपने ऊपर काम करें, वो अपने खुद को जाने कि भाई हम क्या हैं, अपने रीजंस जो हैं हम्म, वो क्लियर करें। हम्म, उसके अलावा मतलब जो ऑफलाइन जो कोचिंग्स होती हैं वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। हम्म, अगर तुम जा सकते हो तो ठीक है, वरना इतनी कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है। बट अगर हम्म, कोई साइक साइक के लिए कोई 1-on-1 गाइडेंस ले सकता है, तो यू कैन राइट। गो फॉर दैट। कि जैसे मैंने भी एक बार ट्राई करा था अपना, जो है क्या कहते हैं, चेक कराया था कि भाई मेरी साइक जो मैं अपने हिसाब से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो ठीक भी है या नहीं। एंड आई हम्म, वॉज वेरी हैप्पी टू नो कि हाँ भाई चीज़ें मैंने ढंग से अच्छे से प्रैक्टिस करी हैं। और ओके। वो साइक असेसमेंट तुम्हारा इतना कॉस्टली भी नहीं रहता, 2-2.5 हज़ार के आसपास हो जाता है। तो आई हम्म, थिंक यू कैन गो फॉर दैट, कि अगर तुम्हें लग ही रहा है कि बिल्कुल ही साइक में तुम अटक रहे हो, या हम्म, कहीं कुछ मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स, तो वो राइट। उनको दे सकते हो मॉक इंटरव्यू। कि घर हम्म, पे बैठे अगर तुम ऑनलाइन कुछ कर सकते हो, तो वो हो सकता है। हम्म, एंड मैं शेयर करना चाहूंगा मैम अपने एक सीनियर के बारे में, हमारे एनसीसी के सीनियर थे, ओके। अवनिंदर सर। वो हम्म, 21वीं अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए थे मैम। एंड देन ओके। वो 23वीं अटेम्प्ट में दोबारा हुए, एंड नाउ हम्म, इज इन एएफए। तो हम्म, मैम मैं यही कहना चाहूंगा व्यूअर्स को कि हार नहीं माननी है हमें। अगर हम्म, अवनिंदर सर 20वें अटेम्प्ट तक ये सोच लेते कि यार मेरा तो नहीं होगा, एंड वो बिल्कुल। 21वें अटेम्प्ट में नहीं जाते, तो वो आज एएफए में नहीं होते, वो कहीं और स्ट्रगल कर रहे होते। तो आई वुड से ये चीज़ हमें एनसीसी में भी सिखाई गई थी हमेशा से ही यार, कि कुछ हम्म, हो जाए, तुम बेशक लास्ट आ रहे हो, बट यू हैव टू कंप्लीट द रेस। तुम्हें हम्म, हार नहीं माननी है, तुम्हें चाहे लास्ट अटेम्प्ट तक जाना पड़े, वो हम्म, तुम्हें जाना ही है, एंड तुम्हें बिल्कुल। ट्राई करना है।
एंड वही है मैम कि अगर तुम कोशिश करते रहोगे तो मंजिल मिलेगी जरूर, भटक कर ही very सही। सही, बट right. गुमराह तो वो वो लोग हैं है मैम जो जो घर से उससे निकले निकला ही नहीं। नहीं। राइट। हाँ जी मैम। एंड यही है मैम कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो वी आर ऑन द राइट पाथ। एंड एग्जैक्टली। कुछ कैंडिडेट्स हैं मैम जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हो पाता, वो डिमोटिवेट बिल्कुल। होते हैं। आई वुड से कि वो डिमोटिवेशन की चीज़ नहीं है। हर एक हम्म, फेलियर है वो हमारी सक्सेस की तरफ एक स्टेप होता है। एंड बिल्कुल। उसको तुम देखोगी कि तुमने क्या गलतियां करी हैं, हम्म, एंड यू हैव टू कम बैक स्ट्रोंगर। और राइट। वही बात है मैम कि अगर अगर कोई चीज़ मिल जाए इतनी आसानी से तो उसकी क्या ही कदर रहेगी। तो बिल्कुल। मेहनत करके उसको हासिल करो तो उसमें मज़ा भी है और शाबाशियाँ भी हैं। तो आई वुड से यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड ऑल द हम्म, बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। एंड आई एम श्योर कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई कोई भी कर सकता है। इट्स वेरी इजी। यू हैव टू हम्म, जस्ट सी कि क्या डिमांड कर रहा है वो टास्क, वो इंटरव्यू, जो हम्म, उससे क्या, उसकी क्या डिमांड है। अगर तुम उस हिसाब से अपना परफॉर्म करते हो तो बिल्कुल। इजीली इजीली रिकमेंड हो सकते हैं मैम। Sahil, we have come to an end, and I'm so glad that you chose my platform to share your journey. Because बहुत सारी चीजें बाहर हैं, but एक वन ऑन वन बहुत ईज कन्वर्सेशन बहुत कम जगह है, एंड आपने इतना टाइम दिया है, और आई कैन सी द एफर्ट्स यू हैव पुट ऑन in preparing for this interview as well. Kudos to that, and thank you so much for coming and joining me. And we'll be waiting for the थैंक यू pictures, one day that when you become an officer. Really looking forward for it, मैम। and thank you so much. And wish you all the very best. थैंक यू सो मच। Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below. If you have any doubts, follow for more such content. Jai Hind.